हेलो गाइस, ये प्रॉब्लमैटिक प्रिंस का सीजन 4 है जिसकी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है बैरॉन बुफोर्ड की तरफ निकल चुका होता है ट्रेन में बैठकर और वो कुछ समय बाद बुफोर्ड भी पहुंच जाता है। वो बग्गी वगैरह में बैठ के ईरना के घर के पास आ जाता है। ईरना जो अपने कमरे में अपनी मेड लीसा के साथ बैठी होती है और बैरॉन भी ठीक उसके घर के नीचे आ जाता है। उसको खिड़की से ईरना देख लेती है और बैरॉन भी उसको देखता है। ईरना कहती है बैरॉन। वो फटाफट से नीचे जाती है और बैरॉन का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है। बैरॉन भी उसको देखता है और फिर हमें वो दोनों घोड़े के तबेले में दिखाए जाते हैं। ईरना बैरॉन को वहां लाने के बाद दरवाजे में खड़ी होती है और वो लंबी लंबी सांसें लेती है और बैरॉन भी उसको खड़ा होकर देख रहा होता है। बैरॉन ये देखकर सोचता है खलियान, मुझे इतने गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मुझे इतनी बेतुकी चीज का सामना करना पड़ेगा। और तभी ईरना पलटकर उसको देखती है और फिर धीरे धीरे बैरॉन की तरफ बढ़ने लगती है और बैरॉन के सामने खड़ी होकर कॉन्फिडेंट के साथ कहती है, तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो बैरॉन। और बैरॉन बस उसको देखता है और फिर एक अपनी नखरे वाली स्माइल करता है जो वो हमेशा करता है और सोचता है मेरे सामने खड़ी महिला वो कोई इल्यूजन नहीं है। मैंने अब तक जो ईरना देखी थी वो मेरे मन की कल्पना मात्र थी, पीली जो हमेशा सुस्त रहती थी, एक पावरलेस भूत की तरह। लेकिन ये ईरना जो इतनी तीव्र ऊर्जा की तरह मेरी ओर दौड़ती है, मेरी कल्पना में मैंने कभी इसको ऐसा इमेजिन करा ही नहीं था। उसकी आंखें भी जो कभी अंधेरी खिड़कियों जैसी थी, उसके दुबले पतले गाल और उसके फटे होंठ, वो सभी अब जीवित है। मैं अब राहत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा हूँ। ईना चिल्लाते हुए कहती है, आप यहाँ आधी रात इस अंधेरे में आखिर क्यों आए हैं? ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बैरॉन मुस्कुराते हुए कहता है, आधी रात को? खैर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहने का आपका अधिकार है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर आप ही आधी रात को भागे थे। अरे हाँ, कम से कम तुमने एक लेटर तो छोड़ा था। क्या आपको सच में लगा कि बस कुछ लिखे हुए शब्द ही काफी है? क्या इससे सब कुछ सुलझ जाएगा? ईना, तुमने खुद ही ये बात लिखी थी, आपको समझ आ गया था कि सब ठीक था, लेकिन इस तरह मुद्दे से बचकर ऐसे भाग जाना, क्या आपको नहीं लगता कि ये कायरतापूर्ण वाली हरकत है? क्या आपको पहले बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? ईना कहती है, मैं इस चीज को लेकर आपसे माफी चाहती हूँ। उस समय मैं खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकी, आपके सामने आकर आपसे बात करने के लिए। बैरॉन कहता है, क्यों? ईना कहती है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दम घुट रहा है। बैरॉन ये सुनकर सोचता है, दम घुट रहा है? ईना हाथों को जकड़ते हुए कहती है, मैं बस इसी चीज के बारे में सोच पा रही थी, मुझे आर्च डचेस के पद से भागना था। बैरॉन सोचता है, फेस्टिवल बॉल की वो रात, वो औरत जो कभी सांस लेने के लिए मेरा सहारा लेती थी, अब वो ये कह रही है कि उसको घुटन महसूस होने के कारण वो चली गई। और कहता है, इसलिए तुम ऐसी जगह आ गई जहाँ तुम चैन की सांस ले सकती थी, और उसके बाद तुमने जो कंक्लूजन निकाला वो डिवोर्स था। बस बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। लोग सोचते हैं कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए बुफोर्ड गई हैं। ईना कहती है, नहीं, डिवोर्स के पेपर भेजने से पहले मैंने इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लिया था, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बैरॉन कहता है, ईना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ईना कहती है, नहीं महाराज, मैंने पहले से ही बहुत ज्यादा सोच विचार कर लिया है। बैरॉन हंसते हुए कहता है, महाराज? ईना कहती है, हाँ, अब आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो मुझे लगता है आपसे बात करने का अब यही सही तरीका है, मतलब महाराज कहना। बैरॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहता है, तुम मुझसे प्यार करती थी? और मन में उसको देखकर सोचता है, अंततः मैं उससे वही सवाल पूछता हूँ जो मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। और कहता है, क्या वो प्यार वाकई कुछ खास था? क्या उसे इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है? ईना मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैंने आपसे प्यार किया था। बैरॉन को हल्का गुस्सा आता है ये सुनकर और सोचता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्यार से फुसफुसाई और जल्दी से मेरी बाहों में गिर जाओ पहले की तरह। वो महिला जिसने मुझे बहुत गहराई से प्यार करा, मेरी पत्नी, मेरी ईना। और कहता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? कैसे? ईना राहत की मुस्कान के साथ कहती है, मैं जानती हूँ, ऐसा लगा कि जैसे ये प्यार कायम रहेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये समाप्त हो गया। अब पीछे मुड़कर देखने से वो प्यार इससे ज्यादा कुछ नहीं था, झूठ, धोखे और भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक ऐसी देहाती लड़की की भोली भाली कल्पना जो इस दुनिया से अलग थी। मैंने स्वयं एक आर्टिफिशियल वस्तु बनाई है, एक नकली रेशम फूल की तरह। अब ये झूठा प्यार खत्म हो चुका है, योर हाइनेस। और वो बहुत कामली मुस्कुरा रही होती है। बैरन उसको मुस्कुराते हुए देखकर सोचता है, एक खूबसूरत चुड़ैल की तरह वो शराब देती है। ईना कहती है, मैं वो पत्नी बनी जो तुम चाहते थे और मैंने इस चीज की पूरी कीमत चुकाई है। अब जब आप अपने उचित स्थान पर लौट आए हैं तो आपको सस्ती नकली वाइफ की कोई भी जरूरत नहीं है। बैरन उसको देखकर सोच रहा होता है, एक चुड़ैल मुस्कुराती है, वो सच में ईना को चुड़ैल कैसे कह सकता है यार। ईना कह रही
होती है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई कर्ज ना होने के कारण अब हमारा तलाक हो जाना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? बेरॉन सोच रहा होता है, आतिशबाजी जैसी मुस्कान के साथ समर फेस्टिवल की नाइट को रोशन करते हुए। एना कह रही होती है, लोग भी अब खुश हो जाएंगे, उन्हें फाइनली उनकी उचित आर्टिस्ट मिल जाएगी। बेरॉन से अब गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो कहता है, क्या तुम अकेले ही ऐसे हर चीज का फैसला लेती रहोगी? एना कहती है, एक पत्नी जो अब ढाल का काम नहीं कर सकती या फिर एक सजावटी फूल की तरह जो आपसे प्यार करती थी, वो बिल्कुल बेकार है ना? बेरॉन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, प्यार प्यार धिक्कार है इस प्यार जैसे शब्द पर। एना अब नखरे करना बंद करो, यहाँ तक कि मैं भी, जिसकी बदनामी एक धोखेबाज कमीने के रूप में है और लोगों को ये लगता था कि मैंने अपने बच्चे को त्याग दिया, मैंने तुम्हें काफी प्यार किया है ना? एना कहती है, हाँ आपने करा। ऐसा लगता है कि हम एक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, आपसी धोखे पे निर्मित। आपने खुद को ये सोचकर धोखा दिया कि सब कुछ ठीक था क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने खुद को ये विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया। एक हताश चॉइस थी प्यार। तो चलिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, इस खोखली शादी का अंत आपके भले के लिए। मुझे लगता है कि इसका अंत इसी तरह होना चाहिए। बेरॉन कहता है, ईना ईना सर झुकाकर कहती है, कृपया अब आप वापस जाइए। योर हाइनेस, मुझे बस आपसे इतना ही कहना है। बेरॉन अपना सर पकड़कर सोचता है, डैम इट। ईना जारी होती है। बेरॉन सोचता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या वाकई इसी तरह हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी पछतावे के? क्या आप ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो पहले ही आगे बढ़ चुका है? और ये सब सोचने के बाद वो हंसता है और फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ईरना को भी कुछ एहसास होता है और जैसे ही ईरना पीछे मुड़ रही होती है, बेरॉन उसको गेट से सटाकर उसके आगे खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? इसका अंत इसी तरीके से होना चाहिए था मेरे लिए? उसको पकड़ लेता है और कहता है, ईरना अब बकवास करना बंद करो। चाहे इसकी शुरुआत कैसी भी हुई हो, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, मैं आखिर आपको क्या देने में असफल रहा? मैंने तुम्हें एक ऐसी शादी से बिकने से बचा लिया और तुम्हारे लिए बहुत भारी नुकसान सहन करा, तुम्हें प्यार करा और उस प्यार के बिना क्या इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है? क्या तुम्हारे लिए अभी भी ये सब पर्याप्त नहीं है? ईना बेरॉन को धक्का देते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो। बेरॉन ईना के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा शॉक होता है। ईना अपने आप को कवर कर लेती है और वो हाँफ रही होती है। बेरॉन सोचता है, उसकी निगाहें पीछे हट गई जैसे कि वो पागल हो गई हो। कुछ घिनौना और पागलों जैसी स्माइल के साथ कहता है, हाँ ठीक है, तब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो, इससे मामला सुलझ जाएगा, है ना? और उसको कसकर पकड़ते हुए कहता है, हम एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। ईना कहती है, रुको। बेरॉन चिल्लाते हुए कहता है, प्यार ठीक है, अगर वो प्यार आपके लिए इतना मायने रखता है, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। क्या अब ये काफी होगा? ईना कहती है, आपने क्या कहा? बेरॉन कहता है, मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, तो इसीलिए। ईना गुस्से में कहती है, तुम कमीने। और बस ये कहते ही वो बेरॉन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये थप्पड़ खाने के बाद अब लगता है बेरॉन का दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। ईना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, तुम कमीने। और बेरॉन अपने गाल में हाथ रखता है, मानो उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईना ने उसे मारा। ईना कहती है, प्यार, तुम्हारे अंदर जरा भी प्यार नहीं है तो आखिर आप प्यार कैसे दे सकते हैं? आप मेरे साथ पालतू जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। मुझ पर तभी प्यार बरसाओ जब तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और मुझे ऐसे महंगे तोहफे जबरदस्ती दिए गए जो मुझे कभी चाहिए ही नहीं थे। अगर आपको सच में लगता है कि ये प्यार है तो मुझे हंसाओ मत, आखिर मैं एक इंसान हूँ। बेरॉन सोचता है, उस एक वाक्य से ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अब वह जो व्यक्ति है वो और राजकुमार की ट्रॉफी नहीं रही और ना ही वो सदाबहार फूल, लेकिन वार्डन परिवार की युवती, वह दयनीय महिला जिसने अकेले ही प्रेम का पालन पोषण करा, थोड़ी सी भी अटेंशन मिलने पर खुश हो जाना। इस व्यक्ति से जो दान देने के समान ही उपकार करता था, वो बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। ईना कहती है, मुझे तुम्हारे प्यार जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाओ। बेरॉन अभी भी उसी मुस्कान के साथ कहता है, क्या आप सीरियस हैं? ईना कहती है, हाँ, मुझे तुम्हारे अनमोल प्यार की जरूरत नहीं है। ईना सोचती है, शर्मिंदगी के क्षण में क्रोध और धीरे धीरे घृणा भी मिट गई। तभी बेरॉन का असली रूप सामने आया। दुबला पतला चेहरा और बिखरे हुए बाल, लाल आंखें, धूल से सने कपड़े और जूते, एक असामान्य बायां हाथ। उनका कहना है कि वो नदी किनारे घायल हो गए थे। एक भी निशान नहीं। ये उस बेरॉन डेनिस्टर जैसा दिखता है जिसे मैं जानती थी। और मुट्ठी को और टाइट से करके सोचती है, इसलिए मुझे नफरत है। और कहती है, इस तरह यहाँ पे आना, इस पर तो तुम्हें भी कम से कम थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, लेकिन अगर ये वैसा ही है जैसा आप मान रहे हैं तो मुझे भी हर्ट हुआ था। हमारी शादी ठीक चल रही है, अंततः काफी बैलेंस रही है। यहाँ पे शायद ईना उसको टॉन्ट मार रही है। बेरॉन हंसते हुए कहता है, हर्ट? ईना, खुद को धोखा मत दो। मैं बस क्यूरियस था, बस इतना ही। ठीक है, अब मैं हार मानता हूँ।
चलो इसे पूरा करते हैं। और वो ये कहते हुए पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो ये कहकर कि हम डिवोर्स लेते हैं वो वहाँ से ईना के बगल से जाने लगता है। ईना भी बस वहाँ पे खड़ी होकर उसको जाते हुए देखती है और बैरॉन उस अस्तबल से निकलकर वो जिस बग्गी में आया था वो उस बग्गी की ओर ही जाने लगता है और वो उसी पल उसी समय बुफोर्ड से निकल जाता है। हमें सीन शिफ्ट होकर बैरॉन के महल को दिखाया जाता है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अपनी पत्नी को खोने वाला भेड़िया आखिरकार रुक गया है चिड़चिड़ा होकर। अब चिंता और बेचैनी का कोई भी नामो निशान नहीं है और उसने उस लापरवाह जीवन शैली को भी त्याग दिया। 2 दिन लापता रहने और फिर वापस आने के बाद ये बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा है। इस समय क्या हम कह सकते हैं कि वो पहले जैसे बन चुके हैं। हमें मैडम फिट्ज और हेडमेट को दिखाया जाता है। हेडमेट कहती है ये भी अपने आप में काफी तनावपूर्ण है। मुझे लगता है राजकुमार सही सलामत और सुरक्षित लौट आए होंगे, है ना? मैडम फिट्ज कहती है ऐसी कोई भी बात जिसका जिक्र माँ महिम ना करे। ये ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम जल्दी कंक्लूजन निकाल सके। हेडमेट कहती है लेकिन मैडम फिट्ज अगर दुर्भाग्यवश ये राजकुमारी ग्लैडिस के बारे में हो, अगर उसे हर्ट हुआ हो और वो वापस नहीं आती है सर्वेंट्स की ओर से, हमारी ओर से, क्या मैं उनसे माफी मांग सकती हूँ? ईना की बात कर रही है वो यहाँ पे माफी मांगने की। जो भी कुछ इन सर्वेंट्स ने बातें करी हैं उसके लिए। मैडम फिट्ज अपना चश्मा निकाल कर किताब के ऊपर रखती है और वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है क्या सिर्फ हेडमेट को ही माफी मांगनी चाहिए? आइए इस पर थोड़ी देर और विचार करें और इस बीच ये सुनिश्चित करें कि ग्रैंड ड्यूक का निवास स्थान व्यवस्थित रहे। हेडमेट कहती है हाँ मैडम फिट्ज। मैडम फिट्ज खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है राजकुमार उस दिन सुबह लौट आए। उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने बस हाथ मुंह धोए और बिस्तर पर गिर गए। पूरे दिन अच्छी नींद लेने के बाद जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेचेन के राजकुमार और बैंक के प्रेसिडेंट बैरन डेनिस्टर, लेकिन फिर भी किसी कारणवश इससे वो और भी ज्यादा अनस्टेबल दिखने लगे। हम देखते हैं अभी लेचेन में पूरी बर्फ पड़ी होती है और ये वही मौसम है जिस मौसम में ईना का जन्मदिन आता है। बैरॉन भी कुर्सी में बैठकर बाहर का ये नजारा देख रहा होता है। उसको देख के सच में लग रहा है कि जैसे वो अपनी ही दुनिया में अब खो चुका है। वो टेबल में रखे एक लेटर को उठाता है और उसको खोलकर देखने लगता है और सोचता है एक समय वो थी वो औरत जिसने मुझे इतना प्यार करा मानो मैं ही उसकी पूरी दुनिया था। ये वही लेटर है जो ईना ने टाइपराइटर से लिखा होता है। बैरॉन सोचता है जल्दबाजी में लिखा गया लेटर। एक बार और मैंने इसे इतनी बार पढ़ा कि गिनती ही धुंधली हो गई। वो सेंटेंस जो मैंने पहले ही याद कर लिए थे, मैंने इन्हें दोबारा धीरे धीरे पढ़ा। अब मुझे समझ में आ गया एक एक शब्द, यहाँ तक कि उनके बीच में छोड़ी गई वो जगह भी। ये प्यार था, ऐसा प्यार जो अब खत्म हो गया है। अब से ये नाम वो जल्द ही किसी और का हो जाएगा। अभी गेट से मैडम फिट्ज कहती है योर हाइनेस ये मैं हूँ मैडम फिट्ज। बैरॉन लेटर को रख देता है और कहता है कृपया अंदर आ जाइए। मैडम फिट्ज कहती है योर हाइनेस आपका आज का शेड्यूल। बैरॉन सुस्त सा चेहरा बनाकर मैडम फिट्ज को देखता है और कहता है मैं अभी अभी बुफोर्ड से वापस आया हूँ। लेडी ईना डिवोर्स चाहती है। जब वो यहाँ थी उसके कंपेयर में वो काफी बेहतर लग रही थी। हेल्थी, फुल ऑफ लाइफ, ग्रैंड डिचेस की पद से कोई भी लगाव ना रखते हुए, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। मैडम फिट्ज कहती है अच्छा ऐसा है तो योर हाइनेस आपने क्या कहा? बैरॉन कहता है मैंने कहा चलो लेते हैं, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। और ये कहते हुए वो दर्द वाली स्माइल कर रहा होता है मानो दिखाने के लिए। मैडम फिट्ज बैरॉन को देखते हुए सोचती है तो ये सब झूठ था। राजकुमार अपनी पत्नी से प्यार करता है। लेचेन में हर तरफ उत्साह का माहौल था। वो स्टोरी एक समय ऐसा आया जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये झूठ नहीं था। किसी भी बात से विचलित ना होने पर यहाँ तक कि महाराज भी डगमगा गए थे। ये सब उस पत्नी की वजह से हुआ जिसने उसे छोड़ दिया और चली गई। ये सब एक छोटी कद की महिला की वजह से हुआ। और कहती है योर हाइनेस क्या आप भी सचमुच तलाक लेना चाहते हैं? बाकी सब भूल जाइए, केवल यही सोचिए योर हाइनेस फीलिंग। और बैरॉन भी मैडम फिट्ज को घूरते हुए देख रहे होते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बैरॉन कहता है नहीं मैं ये नहीं चाहता। और में कहता है ट्रेन से वापस आते समय मैंने इस बारे में बार बार सोचा। सिगार को बिना छुए, ड्रिंक की एक बूंद बिना पिए, मैंने क्लियर माइंड से बार बार इसके बारे में सोचा। यही उस पेचीदा पहले का उत्तर था। और कहता है क्या किसी भी तरीके से रेपुटेशन हासिल करने से शादी के महज 1 साल बाद दूसरी बार तलाक लेने के बारे में? मैडम फिट्ज कहती है आपके मन में कौन सी बात चल रही है? बैरॉन कहता है नहीं इस तरह की बात मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मैडम फिट्ज कहती है तो महाराज आपका क्या रीजन है? बैरॉन ने पहले जो रीजन दिए रेपुटेशन और ये दूसरा तलाक मतलब दूसरी बार तलाक लेने का, वो एक फेक रीजन दे रहा था वो मैडम फिट्ज को। तो मैडम फिट्ज बैरॉन से रियल रीजन पूछ रही है तलाक ना लेने का। बैरॉन सोचता है पीछे मुड़कर ऐसा लगा था मानो फूलों से बनी एक माला हो लेडी ईर्ना के प्यार की। उन पलों का एक चमकदार रंगीन गुलदस्ता। मैं प्रिडिक्शन और कंट्रोल से मुक्त हो गया, लेकिन
इसलिए तो ये खास था। वो ईना के साथ बिताए गए वो पलों को याद कर रहा होता है जो उसने बुफोर्ड में ही बिताए थे। वो सोचता है मेरी पत्नी भी, मैंने अपनी पत्नी के साथ जो दिन बिताए उन दिनों में जैसा व्यक्ति था सब कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। और कहता है ईना मेरी पत्नी है और मैं अब भी चाहता हूँ कि ईना ही मेरी पत्नी बनी रहे। और सोचता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ये सही है या फिर गलत, भले ही ये सबसे खराब चॉइस हो। मैं लेडी ईर्ना को खोना नहीं चाहता। लेडी ईर्ना ही लेडी ईर्ना है। वो प्रिंस बैरन डेनिस्टर की पत्नी है, एक ऐसी लड़की जो सही मायने में मेरी है, भले ही प्यार खत्म हो गया हो। ये फैक्ट अपरिवर्तित रहता है। तभी मैडम फिट्स अपनी वॉच देखती है और कहती है कृपया अपने आप को तैयार कर लीजिए महाराज, बुफोर्ड जाओ और अपनी मनचाही चीज को वापस लाओ। यहाँ पे मैडम फिट्स को ईना को चीज नहीं कहना चाहिए था बल्कि पत्नी कहना चाहिए था। खैर, और मैडम फिट्स कहती है मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और उसका कॉलर ठीक करते हुए कहती है क्योंकि आप एक डेनिस्टर हैं और क्योंकि कभी डेनिस्टर ऐसा खेल नहीं खेलते जिसमें उनकी हार संभव हो। क्या मैंने सही कहा योर हाइनेस? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे सर्वेंट्स को और बग्गी को दिखाया जाता है जो बैरॉन का सामान लोड कर रहे होते हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मतलब सर्वेंट बस यही बात कर रहे हैं कि इस सामान को किस गाड़ी में लादना है और उस सामान को किस गाड़ी में। तभी लियोनिड वहाँ पे आता है और ये सब देखकर कहता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कोई साधारण सा सैर सपाट नहीं लग रहा है ना? क्या आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? बैरॉन कहता है कौन जानता है, सबसे पहले महाराज आप ये स्पष्ट करें कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और अपना टाइम देखते हुए कहता है जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल में बताओ। लियोनिड कहता है हमने लॉर्ड्स पक्ष के साथ बातचीत पूरी कर ली है। अंतिम में बचे जो लोग थे वो भी घर वापस लौट चुके हैं। लियोनिड सोचता है लार्स के जो डिमांड थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं। अगर लार्स सिंपैथी का सहारा लेता है और लेचेन कानून का सहारा लेता है, जब भी अलेक्जेंडर घिर जाते हैं वो ड्रिंक में सबको इनवाइट करते हैं क्योंकि बैरॉन ने कहा था कि अब वो खुद को उस मामले में शामिल नहीं करेगा। शराबी और वो रोने वाला राजकुमार मेरा बोझ बन गया। स्वाभाविक रूप से युवराज से पहले वहाँ हमेशा एक चाय का कप रखा रहता था। हालांकि राजकुमार अलेक्जेंडर ने खुले तौर पर असहमति जताई थी। ये सिर्फ पार्ट टाइम जॉब नहीं थी। एक चुपचाप हिंसक कुत्ता। कुछ समय बाद लियोनिड उनको इस निकनेम से बुलाने लगा और लियोनिड कहता है पूरा मामला आधारिक रुख और वास्तविक तथ्य इस लेचेन के शाही परिवार द्वारा लपेटा गया था बिना किसी बात को स्पष्ट करे। मुझे लगा कि ये काफी रीजनेबल था, आपको क्या लगता है? तभी बैरॉन कहता है लियोनिड आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आप अपनी समझ के साथ निर्णय लें और जिम्मेदारी लें, बस इतना ही। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। ये बात सुनकर लियोनिड उसको घूरने लगता है और दोनों के बीच कुछ समय का साइलेंस होता है और फिर बैरॉन कहता है आप लेचेन के युवराज हैं अभी भी और आगे भी। वो पोजीशन आपके लिए बेटर है, बोरिंग, ईमानदार और बिल्कुल आपके स्टाइल का, जो आपको राजा बनने के लिए एकदम सही उम्मीदवार बनाता है। लियोनिड मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम इस वक्त पिताजी को इंसल्ट कर रहे हो? बैरॉन कहता है फिर आगे बढ़ो और चुगली करो। क्या वो सचमुच अपने बालिक विवाहित बेटे को पीटने आएंगे? और ये कहने के बाद वो मुस्कुराने लगता है पर इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी अलग होती है, शातिर वाली नहीं। बैरॉन सोचता है लियोनिड ने सबसे पहले चश्मा पहनना शुरू करा था। लियोनिड कहता है आप बेवफा हो रहे हो ग्रैंड ड्यूक। बैरॉन सोचता है जब वो लगभग 10 साल का था इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो हम जुड़वा बच्चों में फर्क नहीं कर पाते हैं, अधिक सटीक रूप से उन लोगों के लिए जो युवराज को पहचान नहीं पाए। ये एहसास करना कि वह स्वयं युवराज नहीं था। अगर हमारी शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो युवराज को एक विशेष व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनानी थी और यदि इसके लिए असुविधा सहनी पड़े तो तब दुनिया का मानना था कि युवराज के बिना किसी और को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मतलब यही कि उसको चश्मा पहनना पड़ा लियोनिड को, जिससे उसको थोड़ी असुविधा तो होती थी पर फिर भी उसने जिम्मेदारी उठाई इस चीज की। और अब लोग चाहते हैं कि युवराज की जिम्मेदारी, जो इतनी भारी जिम्मेदारी है, वो लोग बैरॉन को देना चाहते हैं। बैरॉन सोचता है भले ही हम एक ही समय में पैदा हुए हों, बाल बाल बचकर मैंने वो पद हासिल करा और इसी एक कारण से मुझे लियोनिड से ज्यादा मजा आया। इसलिए मैं युवराज के कर्तव्य के प्रति और भी ज्यादा समर्पित हो गया। कभी कभी मुझे दिया गया ताज, कभी कभी ऐसा लगता था जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये फैक्ट कि मैं युवराज की गद्दी छोड़ सकता हूँ राजकुमारी ग्लैडिस की अफेयर की वजह से ऐसा हो सकता है। हमने राज्य के लिए बहुत सारे बेनिफिट भी हासिल करे ताकि मैं किसी क्षण बोध के ताज को रख सकूं। और आगे बढ़ते हुए उसके चश्मे को उतारते हुए कहता है इन अननेसेसरी चश्मों को उतार दो, अब उस पद के सही हकदार के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करो। लियोनिड कहता है बैरॉन कहता है युवराज इस समय लेचेन को आपकी जरूरत है। लियोनिड कहता है तो फिर आपका क्या? बैरॉन जाते हुए कहता है खैर मैं पहले की तरह ही अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करता रहूंगा। मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है। यहाँ तक कि ईना भी युवराज की गद्दी के बजाय कुछ और चुनती, उसे शायद ब्याज देने वाली कुकी जार ज्यादा पसंद आएगी।
गाइस आपको याद है वो ईना की छोटी वाली कुकी जार? लियोनिड कहता है लेकिन आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो? कम से कम तुम्हें मुझे ये तो बताना चाहिए था। बेरॉन स्टाइल में कहता है मैं जा रहा हूँ जो मेरा है उसे लेने। लियोनिड हंसते हुए कहता है क्या डिवोर्स ही अब एकमात्र चॉइस नहीं बची है? बेरॉन कहता है महाराज अपना मुंह बंद कीजिए। और बस यहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें बुफॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। लीसा और ईना साथ में होती हैं और लीसा को तो झटका लग चुका होता है। वो कहती है वो एक भेड़िया है योर हाइनेस, ये एक भेड़िया है ना? ये एक असली भेड़िया है ना? ये लीसा पागलों वाली बातें कर रही है। ईना सोचती है क्या ये वही शाही वकील है जिसे बैरॉन ने भेजा था? नहीं नहीं, ये तो तलाक के कागजात की बजाय मेरे पति आ गए। उस दिन डिवोर्स के लिए बैरॉन ने निश्चित रूप से सहमति दे दी। मुझे लगा था कि हम आखिरकार हमेशा के लिए अलग हो गए। जब मुझे खलिहान में अकेला छोड़ दिया गया था मुझे महसूस हुआ कि बैरॉन मुझसे और दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे उसके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती गई मैंने उसे सुना, लेकिन क्यों, आखिर क्यों? तभी ग्रैंडमा बाहर आती है और वो कहती है ईना आखिर क्या हो रहा है? ईना उनको देखती है और कहती है ग्रैंडमदर वो। और तभी बैरॉन भी अपनी बग्गी से बाहर आने लगता है और वो बाहर आते के साथ ही ईना का नाम पुकारता है, ईना। और बस ईना उसकी तरफ देखती है और मन में सोचती है बैरॉन डेनिस्टर। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और ईना सोचती है इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता था, लेकिन वो आदमी। और गैस यहीं पे चैप्टर एंड होता है। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि इसके 6 चैप्टर आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में केवल 3 ही आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं कि बैरॉन अपना सारा सामान लेके घर के अंदर आ चुका होता है। टीना बैरॉन को खींचकर अपने रूम के अंदर लाती है और रूम को लॉक कर देती है। बैरॉन स्टाइल में कहता है फिर भी कम से कम आज हम खलियान में तो नहीं हैं। उसको देख के ईना गुस्से वाला फेस बनाती है और चिल्लाकर कहती है बैरॉन। बैरॉन मुस्कुराकर सोचता है अब तक ये बात पूरे बुफॉर्ड में फैल गई है कि मैं आ गया हूँ। मैं आसानी से उसकी नजरों से दूर रह सकता था, मैं चुपचाप चल सकता था, लेकिन इसकी बजाय मैंने सही से निरीक्षण करना चुना, क्योंकि ये लेडी ईना है। साथ ही एक दयनीय व्यक्ति की तरह दिखने से मैं इस सड़क की भरपाई कर सकता हूँ। बैरॉन सोचता है बेशक वो किसी राजकुमार को बाहर नहीं निकाल सकती, इतनी आसानी से इतनी धमाकेदार एंट्री कौन कर सकता है? तभी ईना गुस्से में कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम स्पष्ट रूप से डिवोर्स लेने के लिए सहमत थे, तो आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैरॉन पहले तो स्टाइल में जाकर उसकी कुर्सी में बैठ जाता है और फिर कहता है वो अपने ग्लव्स निकालते हुए कहता है अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ईना कहती है तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? बैरॉन कहता है मैंने एग्जैक्टली तुमसे यही कहा, मैं तुमसे तलाक नहीं ले रहा हूँ ईना। दोबारा सोचने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे तलाक लेने की कोई भी वजह समझ में नहीं आती। ईना को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है वो अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? वो वही आदमी था जिसे मैंने 10 रात पहले देखा था, क्या वो सब एक सपना था? और कहती है मैं डिवोर्स ले रही हूँ। महाराज जो भी कहे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरा संकल्प कभी भी नहीं डगमगाएगा। बैरॉन कहता है क्या आप मुझ पर मुकदमा करने की कोशिश कर रही हैं? ईना कहती है अगर जरूरत पड़ी तो मैं करूंगी। बैरॉन कहता है ओ सच में? क्या आपको सच में लगता है कि आप मेरी कानूनी टीम को हरा सकती हैं? लगता है मुझे राज्य के सबसे बेहतरीन वकील को खुद से चुनना होगा। लेकिन ईना आपका कारण ये है कि आप अब अपने पति से प्यार नहीं करती, क्या ये बात कोर्ट में टिक पाएगी? ईना को ये सुनकर एकदम से घबराहट होती है। बैरॉन ईना को देखते हुए सोचता है ब्यूटीफुल। तलाक और मुकदमे में चर्चा करते समय ऐसी फीलिंग आना भले ही बेतुकी लगती है। गुस्से से लाल हुए वो गाल भी और वो तीखी निगाहें, उसके कस के बंधे हुए होंठ भी कितने प्यारे लग रहे हैं। बुफॉर्ड का छोटा हिरन एक बार फिर से फूलों से सजा हुआ वो मुझे हंसाते हैं। ईना कहती है तो आप असल में कहना क्या चाहते हैं? बैरॉन खड़े होते हुए कहता है मैंने बताया तो हम तलाक नहीं ले सकते, पैसे के साथ भी, कानून के बावजूद भी तुम दोनों तरह से मुझसे नहीं जीत सकती। ईना मन में सोचती है ये आदमी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये डिवोर्स से इनकार कर देगा। और कहती है आप आखिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आखिर आप यहाँ तक किस लिए आए हैं? बैरॉन ईना की बात सुनकर स्माइल कर देता है और कहता है चलो डेट करते हैं। ईना हैरानगी से पूछती है क्या क्या कहा आपने? बैरॉन कहता है सच में मेरे साथ डेटिंग शुरू करो। ईना सोचती है बैरॉन की वो मुस्कान, मुझे एक समय लगता था कि ये प्यार का सबूत है, एक खूबसूरत शैतान की मुस्कान, लेकिन मैं अब और धोखा नहीं खाऊंगी। अपनी मुट्ठी को जकड़ते हुए सोचती है जहरीला मशरूम, इस आदमी के लिए इससे ज्यादा बेहतर और कोई निकनेम नहीं हो सकता था। और कहती है डेटिंग महाराज, हमारी शादी हो चुकी है। बैरॉन कहता है तो आपने मुझसे शादी करी, लेकिन हमने कभी डेटिंग नहीं करी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती ईना, और मुझे ये भी पता है कि अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए प्यार नहीं बचा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए डेटिंग से नई सिरे की शुरुआत करते हैं। आपको पछतावा नहीं होगा, जानती है ना मैं डेटिंग में काफी अच्छा हूँ।
ईना ये सुनकर झटके से कहती है हाँ, और वो बहुत सड़ा सा मुंह बनाती है जैसे गुस्से वाला। ईना कहती है मैं आपको तुरंत ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं इसे इनकार करती हूँ, अभी तुरंत के तुरंत वापस जाओ। बेरॉन कहता है क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर काफी समय तक रुकने वाला हूँ। ईना कहती है आपसे किसने कहा कि, तभी बेरॉन कहता है लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, तुम अब भी मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा अब भी हस्बैंड हूँ, इसका मतलब है कि मैं वार्डन परिवार का ग्रैंड सन इन लॉ हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस राज्य का राजकुमार भी हूँ। बेचारी ईना ये सब सुनने के बाद तो वो कुछ भी नहीं कह पाती। बेरॉन कहता है फिर भी मैं यहाँ पर हूँ, इस घर की रक्षा मैंने अपनी पावर से करी, क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता? क्या मैं सही नहीं कह रहा ईना? ईना गुस्से में कहती है क्या आप मुझे अभी धमकी दे रहे हैं? बेरॉन उसके नजदीक आकर कहता है नहीं, बल्कि मैं तो आपसे प्यार कर रहा हूँ, तो चलिए डेट पर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और शायद वो बैरन होता है जो चाय पीते हुए कहता है मैं ग्रैंड ड्यूक का मतलब समझ गया। दादी कहती है मैंने आपकी सच्ची बातें भी सुनी है। बैरन कहता है मुझे सच में अफसोस है। दादी सर पकड़कर सोचती है आखिर ये अचानक हुई हलचल क्या है। उन्होंने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए विनम्रता से माफी मांगी क्योंकि उसने मुझसे सहानुभूति मांगी है, तो उसको बाहर निकालना मुश्किल है। जब मैं ईना के कमरे में गई उन दोनों के बीच तीखी बहस चल रही थी। स्पष्ट रूप से कहें तो राजकुमार संयमित रहे, लेकिन ईना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बेहद ही गुस्से में थी। उनके आसपास मौजूद किसी भी जिज्ञासु निगाहों से बचाव के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसे भुला दिया गया हो। जब से वो वार्डन परिवार में लौटी है वो गहरी नींद में डूबी हुई प्रतीत होती थी। ईना जो कभी उदास प्रतीत होती थी, पहली बार वह एकदम जीवित प्रतीत हुई। ईना के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे वाकई गिल्ट है, लेकिन और कहती है इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन आपके नजरिए से मुझे लगता है कि ये सेंस हो सकता है, लेकिन इसे उस नजरिए से देखना और फिर से नई शुरुआत करना। बच्चे के घाव बहुत गहरे प्रतीत होते हैं, भले ही ये घटना चमत्कारी रूप से सुलझ जाए। मुझे लगता है अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो आप दोनों के बीच फिर से मतभेद हो जाएंगे। योर ग्रेस, आपको भी शायद ये बात पता होगी, तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप लेडी ईना को अपने पास रखने के लिए इतना दृढ़ संकल्प क्यों है? आप वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हैं? बैरॉन कहता है सच में मुझे भी ठीक से नहीं पता बैरोनेस, लेकिन मुझे लगा कि हम इसका ठीक से सामना किए बिना यूं ही पीछे नहीं हट सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि हम चीजों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, हम बात करेंगे। हम में से प्रत्येक के मन में पल रहे भरम नहीं, बल्कि वास्तविक वो और मैं सच्चाई का सामना करने का जोखिम उठाना चाहता हूँ। दादी कहती है अगर ये स्टेप आप दोनों में अप्लाई होता है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे और भी गहरा घाव रह जाएगा? बैरॉन कहता है शायद ऐसा हो, लेकिन इतनी कायरतापूर्ण के साथ सरेंडर करने के बाद जो पछतावा बाकी रह जाएगा उसके साथ जीने की बजाय मुझे विश्वास है कि अपना बेस्ट देने के दौरान लगने वाले घाव वो स्वाभाविक हैं। दादी बैरॉन की बात सुनकर स्माइल करने लगती है। मुझे लगता है दादी बैरॉन के झांसे में आ गई और वो अपनी टेबल पे रखी घंटी को उठाकर बजाती है। सर्वेंट आती है और कहती है क्या आपने मुझे बुलाया मैडम? दादी कहती है जाओ और लेडी ईना को यहाँ पे ले आओ। स्टार्टिंग होती है और लीसा कहती है योर हाइनेस। ईना कहती है हाँ लीसा अंदर आ जाओ। लीसा अंदर आकर कहती है अरे बाप रे, क्या आप सुबह से फिर से काम कर रही हो? ईना कहती है बस थोड़ा सा। लीसा कहती है आपको खुद पर इतना ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने इसकी अभी अभी शुरुआत करी है। और मन में सोचती है ये पूरा कमरा तो एक फूलों का बेड बन चुका है। ईना काम करते हुए कहती है ये ठीक है, वैसे भी भोर में काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन लीसा मेरी वजह से आपको हर सुबह इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। लीसा कहती है परेशानी, हम तो ग्रैंड ड्यूक की जगह में भी हर सुबह साथ में टहलने जाते थे। ईना कहती है आज ठंड बहुत ज्यादा है, मैं तो यहाँ पे आंखें बंद कर कहीं भी घूम सकती हूँ और यहाँ आसपास किसी और को ढूंढना भी मुश्किल है। लीसा धीरे से कहती है आसपास कोई नहीं है, लेकिन वो घात लगा कर बैठा है, वो दुष्ट डेनिस्टर जानवर। वो हमेशा ताक में रहता है, वहाँ एक राक्षस है, आपको पता है ना, एक राक्षस। और सोचती है 5 दिन बीत चुके हैं जब से वो सफेद भेड़िया घर में आया है। हालांकि इस अफवाह का सिरे से खंडन किया गया था। बैरोनेस ने राजकुमार को वार्डन के घर में रहने की अनुमति दे दी है। इसी वजह से सच में नौकरों को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। नॉर्मली इस समय सभी लोग सो रहे होते हैं और सारे नौकरे बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। खैर वो एक बिन बुलाए मेहमान है और कहती है ओह आज ही तो हमें मिस्टर एल के जनरल स्टोर में फूलों का गुलदस्ता लेकर जाना है, बाद में शहर घूमने चले, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई ऊपर से आवाज देकर कहता है हेलो मैडम। ईना कुछ कहने जा रही होती है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वो बैरॉन डेनिस्टर होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है क्या आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगी? इस स्थिति में आप नौकरानी की बजाय मेरे साथ टहलने चल सकती हैं।
लेकिन ईना तो उसको बहुत ही गंदा मुंह बनाकर देख रही होती है और वो उससे मुंह फेर लेती है। लिसा बैरन को देखकर मन में सोचती है, उफ, लगातार 5 दिनों तक ऐसा व्यवहार करना, वो लड़का और उनकी वो अंतहीन डेटिंग की बातें। और धीरे से ईना के कान में कहती है, आपको जहरीले मशरूम के बारे में तो पता ही होगा, है ना? अगर आप इसे खाएंगी तो आपकी मौत हो जाएगी। बेशक आपने शायद एक बार इसको चखने के बाद ये बात समझ ली होगी। और एक्टिंग करते हुए कहती है, नहीं, उसकी तरफ देखो भी मत, बिल्कुल भी आंखों से आंखें तक मत मिलाओ। ईना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं नहीं करूंगी। और ये सब बातें करने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। बैरॉन भी पीछे से उन दोनों को जाते हुए देखता है और मुस्कुराने लगता है और मन में सोचता है, ग्रामीण इलाकों में दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है। ये लंबा और थोड़ा बोरिंग है। मुझे आश्चर्य है कि लेडी ईना क्या कर रही होगी। अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे हैं। नॉर्मली तो वो अभी तक जाग भी नहीं पाई होती। और फिर वो अपने कमरे की खिड़की खोल कर देखता है, जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती है। और वो मन में सोचता है, अंततः ये थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। वो वहीं खिड़की पे बैठ जाता है और फिर बाहर की ओर देखते हुए मन में सोचता है, पिछले वसंत जब से मैं जागा तब से लेकर जब तक मैं दोबारा सो नहीं गया, मैंने लेडी ईना के साथ हर एक पल बिताया। लेडी ईना अपने होम टाउन लौट आई है, पहले से कहीं अधिक खुश दिख रही है और मैंने उस खूबसूरत फूल का भरपूर आनंद लिया। ये वो मौसम था जब पूरी दुनिया फूलों से सजी हुई थी। फिर भी मेरी यादों में बस लेडी ईना की ही छवि रह गई थी। मेरे द्वारा बड़े प्यार से खिलाए गए उस फूल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। और वो ये सब बाहर की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है ईना और लीसा पर, जो बग्गी में बैठने जा रहे होते हैं। वो उन दोनों को देखकर सोचता है, मुझे लगता है कि आप बाहर जा रही हैं। और फिर वो इधर उधर देखते हुए सोचता है, घंटी कहाँ पर है? और फिर उसको कुछ ध्यान आता है और वो याद करता है, आह, ईना ने उससे गुस्से में कहा था, ये वार्डन हाउस है। उस समय की तुलना में जब आपके पास नौकरों का एक झुंड हुआ करता था, ये घर उस घर से बिल्कुल अलग है। आपको स्वयं ही पर्दे खींचने पड़ेंगे महाराज, और आपको खुद ही कपड़े भी पहनने पड़ेंगे महाराज। ये उस तरह की जगह नहीं है जहाँ पर बस घंटी बजाई और आपकी सारी समस्या हल हो गई। बैरन करीब आकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर इससे मेरी फ्यूचर वाइफ का दिल जीतना है तो मैं उस तरह की थोड़ी सी असुविधा को सहन करने के लिए तैयार हूँ। ईना ये सुनकर मुंह फुलाकर उस समय वहां से चली जाती है और बैरन बस उसको मुस्कुराते हुए जाते हुए देखने लगता है। और वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालते हुए सोचता है, उस समय सचमुच लेडी ईना बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। और वो इमेजिन करता है एक हिरन के बच्चे को जिसने मुंह फुला रखा है। वो कोट निकालते हुए सोचता है, एक ही अटेंडेंट होने के बाद भी एक बार आपको इसकी आदत हो जाए तो ये काफी सहनीय हो जाता है। और वो तैयार तैयार होके अपने आप को शीशे में देखने लगता है और खुद को शीशे में देखते हुए वो फिर से वही अपनी प्यारी वाली स्माइल करता है और शातिर वाली भी। और वहां से फिर वो चला जाता है उन दोनों के पास। सीन शिफ्ट होता है और हमें बग्गी का सीन दिखाया जाता है, जो निकल चुकी होती है पता नहीं कहाँ जाने के लिए। उसके अंदर हमें गुस्से में बैठा हुआ बैरॉन भी दिखाया जाता है, जो गुस्से में अपनी बगल वाले की ओर देखता है। और उसके बगल में कोई और नहीं, बेचारी लीसा होती है, जिसकी बैरॉन की ऐसी नजरों से तो उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही होती है। बेचारी वो मन में सोचती है जैसे कि उससे भेड़िया कह रहा हो कि हटो यहाँ से। और वो उससे नजरों में पूछती है, ठीक कहाँ पर? बैरॉन मन में सोचता है, काश ये नौकरानी यहाँ पर नहीं होती तो सब कुछ एकदम सही चल रहा होता। और वो मन में सोचता है, लेडी ईना के साथ इस गाड़ी में चढ़ने के लिए मुझे हर तरह की बेतुकी बातें बोलनी पड़ी। बैरॉन कहता है, अगर मैं नहीं गया तो फ्रेया बैंक दिवालिया हो जाएगा, तब लेचेन की इकोनॉमी ढह जाएगी, अंततः लेचेन के नागरिकों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम लेचेन के लोगों को आंसुओं में नहीं डूबने दे सकते। बैरॉन के ऐसे बेतुके बहाने सुनकर तो वो तीनों के तीनों शॉक होते हैं और लीसा को तो मुंह ही खुल चुका होता है। बैरॉन मन में सोचता है, हम टेलीग्राफ ऑफिस में रुकेंगे, क्योंकि ये सच है, मुझे बैंक से संबंधित काम निपटाने हैं। बेशक ये सभी तुरंत हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। बैरॉन का जो अटेंडेंट होता है वो बैरॉन को देखकर सोचता है, यहाँ तक कि एक राजकुमार भी गांव में आकर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आखिर मैं कंप्लेन करने वाला होता कौन हूँ? ईना मुंह फेरते हुए कहती है, तो फिर आप इस पर सवारी क्यों नहीं करते महाराज? मैं बाहर नहीं जाऊंगी। दादी कहती है, अच्छा ईना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ग्रैंड ड्यूक को डेट कर रही हैं। आप दोनों बस अपने निजी मामलों को निपटाने के लिए जा रहे हैं, बस इतना ही। यदि आपके मन में सच में ग्रैंड ड्यूक के लिए कोई भावनाएं बची नहीं है, इतनी मामूली बात पर इतना सेंसिटिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? और इन्हीं सब बातों के बाद वो तीनों एक साथ जा रहे होते हैं और बैरॉन ईना को देखते हुए सोचता है, खैर ये काफी अच्छी शुरुआत है। आज ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप कहीं किसी की अटेंशन अट्रैक्ट ना कर ले, आपने काफी शालीन कपड़े पहने हैं, फिर भी तुम फूलों को नहीं छोड़ सकी। और मन में याद करते हुए सोचता है, सुवेरिन सेंट्रल स्टेशन। ईना ने एक बार मुझसे कहा था कि जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मुझे डिटेल्स स्पष्ट रूप से याद नहीं है। मैं वहाँ पर माँ को ग्रीट करने गया था, जो सुवेरियन घूमने आई थी।
मैं सिर्फ इसी वजह से गया था। लेकिन उस दिन भीड़ भरे मंच पर मैं जिस महिला के बगल से गुजरा था, ये घटना मेरे मन में आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट बनी हुई है। एक छोटी कद काठी वाली महिला, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, फूलों से सजी हुई, एक टोपी पहनी हुई महिला, और बस वो ये सब सोचते हुए ईना को ही देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। ईना की नजरें तो नीचे होती है, लेकिन उसको ये सब समझ में आ रहा होता है और वो मन में सोचती है, आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। बैरन अभी भी मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, मैंने अपनी यादों की महिला से शादी करी, एक महिला जिसे मैं जानता भी नहीं था। मुझे याद है, सुंदर। और हम ईना को देखते हैं जो बैरन से कह रही होती है, यहाँ पर 1 घंटे में आ जाना, मुझे और लिसा को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे महाराज। हम सबका काम खत्म होने के बाद हम यहीं पे मिलते हैं। बैरन याद करता है कि उसने भी कुछ ऐसा ही ईना से कहा था कि मुझे कुछ काम है, 1 घंटे बाद मैं आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा। वो ये बात याद करने के बाद स्माइल करते हुए कहता है, क्या ये एक रिवेंज है। ईना फेस घुमाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। चलो लिसा, हम यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर वो लिसा के साथ वहाँ से चली जाती है। बैरन बस उसको देखता रह जाता है। ईना और लिसा एक शॉप के अंदर जाते हैं। वो उस शॉप के अंदर जाके अपनी वो फूलों वाली चीजें बेच रहे होते हैं। लिसा ईना से कह रही होती है, उन्होंने जितनी रिक्वेस्ट करी थी हम उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में सामान लाए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी खुशी खुशी सब कुछ ले लिया। इस महीने हमारे पास काफी अतिरिक्त पैसा बच गया। ईना कहती है, सही कहा, इसी वजह से हम ज्यादा मात्रा में सप्लाई का सामान खरीद पाएंगे। और साथ में हमने चाय और चॉकलेट भी खरीदी। लिसा कहती है, चलिए बाजार घूमने चलते हैं, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी दूंगी। लेकिन ईना का ध्यान तो कहीं और ही होता है। वो चुपचाप खड़ी होकर पूरी जगह को देख रही होती है। वो मन में सोचती है, इस तरफ लास्ट मई के फेस्टिवल में, ये वो स्थान है जहाँ पर दौड़ आयोजित की गई थी। उसको वहाँ पे हर तरफ अपनी और बैरन की यादें याद आ रही होती है। वो मन में सोचती है, नहीं, व्यर्थ की बातों में अब मत उलझो, मैं अब इस बात को भूल चुकी हूँ। बैरन, वो घमंडी आदमी, आखिर वो इस कोल्ड व्यवहार को कब तक सहन कर सकता है। वैसे भी ये हमेशा के लिए तो नहीं चलेगा, इसलिए अंततः उसे खुद ही तलाक की अर्जी देनी पड़ेगी। शायद सच कहूँ तो यही सबसे अच्छा होगा। अगर मैं थोड़ी देर और टिक जाऊँ तो ये मेरी सोच से आसान होगा और मुझे शांति पूर्वक तलाक मिल जाएगा। लेकिन तभी लिसा कुछ देखकर कहती है, हाँ योर हाइनेस, उधर देखिए। ईना भी अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। हम देखते हैं ईना के ठीक सामने पवेल लॉरे खड़ा होता है और दूसरी तरफ एक दुकान में बैरन गया होता है। दुकानदार कहता है, आपका स्वागत है हैंडसम कस्टमर, क्या आप भुने हुए बादाम का एक पैकेट लेना चाहेंगे। बैरन ये सुनकर उस फेस्टिवल के दिन को याद करता है। वो सोचता है तो वापस ईना को वही स्नैक बेचने वाली महिला पसंद थी। बैरन वो चीज खरीद लेता है। दुकानदार कहता है, हाँ आपका धन्यवाद, ये रहा। वो उसको देखकर मन में सोचता है, बस इतना ही, वो अपना मन नहीं बदलेगी, लेकिन कम से कम एक बार उसकी नजरों से मिलने का मौका तो मिल ही सकता है। वो उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर जाती है ईना और पवेल लॉरे पे। उन दोनों को साथ देखकर उसको फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है और जेलसी भी होती है। वो मन में कहता है, पवेल लॉरे। और फिर वो ईना को गौर से देखता है जो पवेल को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वो भी बहुत प्यार से। ये देखकर बैरन के चेहरे से हंसी चली जाती है। बैरन पवेल को देखकर सोचता है, तुम नीच कमीने, आखिर ऐसे समय में तुम हमारे होम टाउन में ही क्यों आए हो। और फिर जो स्नैक्स उसने ईना के लिए लिए होते हैं वो उसको बहुत ज्यादा गुस्से से कुचलने लगता है अपने हाथों से। वो उसको अपने दोनों हाथों से कुचल के मन में सोचता है, पवेल लॉरे निश्चित रूप से एक कमीना है। वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है, बहुत समय हो गया है मिस्टर लॉरे। और सच में इस समय वो मुस्कुरा तो रहा है पर उसकी स्माइल बता रही है कि वो खुंदक में है। जैसे ही ईना बैरन की आवाज सुनती है वो चिंता में आ जाती है, क्योंकि उसको याद है आखिरी बार क्या हुआ था। और वो एकदम से कहती है, बैरन। वो बैरन को छूते हुए मन में सोच रही होती है, नहीं, हम एक और लड़ाई शुरू नहीं करने वाले हैं। और वो कहती है, बैरन, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो ये कहते हुए अपने दोनों हाथ से बैरन का हाथ टाइट से पकड़ लेती है। वो कहती है, बैरन। और बैरन उसको मुस्कुरा के देखता है। ये प्यार वाला मुस्कुराना लग रहा है। पवेल लॉरे उसको ग्रीट करने के लिए कहता है, योर हाइनेस। तभी बैरन उसको हाथ से रोकते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी को असुविधा ना पहुंचाना ही बुद्धिमानी होगी। लेकिन तभी इन लोगों को आपस में बात करते हुए लिसा देख लेती है और उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, अब हम इसके बारे में क्या करें। बैरन पवेल से कह रहा होता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता। पवेल को बैरन को देखकर गुस्सा तो आ रहा होता है और वो मन में सोचता है, जब वो पागलों की तरह उत्पात मचा रहा था उसकी तुलना में वो अभी बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा है। और कहता है, बुफोर्ड मेरा होम टाउन भी है और मैं पिछले वीकेंड ही आया था और मैं 2 सप्ताह में सुवेरियन वापस चला जाऊंगा।
मैं बाई चांस ही योहानेस से मिल गया और हम बस कुछ बातों का आदान प्रदान कर रहे थे। इस पूरे टाइम ईना ने डर के मारे बैरॉन का हाथ पकड़ा होता है और बैरॉन भी ये चीज समझ चुका होता है। वो ईना को देख रहा होता है। बैरॉन कहता है, अच्छा ऐसा है। लॉरे मन में सोचता है, बहाने बनाना मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन ये इससे बेहतर है कि एक व्यर्थ गलतफहमी की वजह से ईना को कष्ट सहना पड़े। ईना पवेल को देखकर मन में सोचती है, पवेल। बैरॉन कहता है, मैं वार्डन हाउस में रहकर अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं पे रह रहा हूँ। ये कहते हुए वो ईना की कमर पे हाथ रखकर उसको अपने करीब कर लेता है। ईना कहती है, बैरॉन। पवेल को ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में सोचता है, ईना के साथ ऐसा दबंग और घमंडी व्यवहार करना। तभी बैरॉन कहता है, मिस्टर लॉरे, चलिए एक ड्रिंक लेते हैं। लेकिन हम ईना को देखते हैं जो बैरॉन की ये बात सुनकर थोड़ा परेशान होती है। बैरॉन कहता है, अरे क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप ड्रिंक नहीं करते? तो फिर मिस्टर लॉरे, आप जो चाहे वो चुन लीजिए। ईना कहती है, बैरॉन। तभी पवेल कहता है, मेरी दृष्टा के लिए क्षमा करें महाराज, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। ईना बैरॉन से कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, चलिए अब इसे बंद करते हैं और वापस चलते हैं प्लीज। बैरॉन ईना की बात सुनकर मुस्कुराता है और फिर प्यार से कहता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस्टर लॉरे, मैं आपसे कॉन्वर्सेशन की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पिछली बार वाली सिचुएशन दोबारा नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लड़ाई की, जो पिकनिक में मैंने शुरू करी थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं उस चीज के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस समय क्या ये एक ड्रिंक लेने के लिए पर्याप्त कारण है? सो गाइस, यहीं पे इसका ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीक के चैप्टर में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय। सो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है। बैरॉन और पवेल उस शॉप के अंदर होते हैं और पवेल कहता है, कृपया कुछ कहिए। बैरॉन पवेल को देखकर सोचता है, एक ऐसे शराब खाने में जो दिन की शुरुआत से ही नशे में धुत पुरुषों से भरा हुआ है और वो अकेला चाय के कप के साथ बैठा हुआ। मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, पवेल लॉरे लियोनिद के जैसा ही है, मतलब वो भी शराब नहीं पीता। बेहद ही बोरिंग लेकिन ईमानदार और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति। वह उस तरह का व्यक्ति है जो ऐसा करेगा। ये लेडी ईना जैसी महिला पर बिल्कुल जचेगी। और कहता है, ईना क्या वो आपका पहला प्यार है? बैरॉन की ये एकदम सीधी बात सुनकर पवेल को तो झटका लगता है और वो कहता है, क्या आपको लेडी ईना और मेरे हम दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर संदेह है? बैरॉन कहता है, नहीं, मेरी पत्नी उस तरह की महिला नहीं है। पवेल कहता है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? बैरॉन मुस्कुराते हुए कहता है, लेडी ईना, तुम उससे प्यार करते हो। और फिर से बैरॉन की ये सीधी बात सुनकर पवेल की आंखें बड़ी हो जाती है। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, फिर भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बैरॉन ये सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है। पवेल हेजिटेट करते हुए कहता है, हाँ, वो मेरी पहली मोहब्बत है। मैंने उसकी परवाह की, वो एक सुंदर और दयालु लड़की है, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा अपना क्रश है। मेरे होम टाउन छोड़ने के बाद वो भी फीका पड़ गया, महज एक बड़े भाई की अपनी छोटी बहन की खुशी की कामना बनकर रह जाना। और बैरॉन इस वक्त ऐसे स्माइल करता है जैसे कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था और कहता है, किस तरह का भाई आधी रात को अपनी ही बहन के साथ भाग जाता है? पवेल फिर से कुछ सोचता है और कहता है, ईमानदारी से कहूँ, उस समय मैं थोड़ी दुविधा में था। अगर इतनी तेज बारिश ना हुई होती और मुझे इतनी देर ना हुई होती, अगर चीजें इस तरह से बिगड़ी ना होती, अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि मैंने उसे अपने पास रखने की कोशिश करी होती। नहीं, मैं निश्चित रूप से ऐसा करता। अरे भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल कर, बैरॉन को गुस्सा आ गया ना तो मुक्का मार देगा वो भी। और कहता है, उस क्षण जो मुझे महसूस हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन मैंने अपना मौका गवा दिया और ईना आपकी पत्नी बन गई और इस तरह सब कुछ खत्म हो गया। और तब से कभी मैंने ईना के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था और मैं इसकी कसम भी खा सकता हूँ। मुझे तो लगा था उसे गुस्सा आएगा, पर फिलहाल वो मुस्कुरा रहा है और वो मन में सोचता है, चाहे ट्रॉफी के रूप में हो या फिर ढाल के रूप में, अंत में ईना ने जिसे चुना इस तथ्य के रूप में कि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे पहले से ही पता है, शायद ईना के लिए सबसे अच्छी चॉइस वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो राजकुमार नहीं था। शायद सबसे अच्छी चॉइस आर्ट एकेडमी का एक पेंटर होगा। बेशक अगर वो आधी रात को चित्रकार के साथ भाग गई होती, एक नोबलमैन की बेटी होने की शर्मनाक अफवाह, इस तरह का अफेयर उसके साथ एक दाग की तरह चिपक जाता। लेकिन ईना जब चाहे तब ऐसा कर सकती थी। उसे उस दुनिया से मुंह मोड़ लेने दो और वह एक ऐसी महिला होगी जो अब भी खुश रह सकती है। सब कुछ जानते हुए भी उस समय बिना किसी झिझक के पर्दे खींच दिए। ईना के लिए वास्तव में सबसे अच्छा क्या हो सकता है? और उस चॉइस से होने वाले किसी भी लाभ या हानि का अब कोई भी महत्व नहीं रह गया था। उस पल किसी चीज ने मुझे झंझोड़ दिया। ये प्योर डिजायर थी, मैं उस चीज को खोना नहीं चाहता था, वो ब्यूटीफुल ट्रॉफी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैं बहुत मजबूती से अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। ये एक सरल लेकिन तेज लालसा थी
मुझे उस सच्चाई को नकारने में बहुत संघर्ष करना पड़ा और जब मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो सब कुछ बदल गया। समस्या बेहद आसान हो गई। और कहता है मैं जानता हूँ, मुझे पता होते हुए भी मैंने ऐसा करा। उसकी बात सुनकर पवेल कहता है हाँ। बैरन खड़ा होता है और कहता है भले ही मुझे सब कुछ पता हो, तुम सचमुच बेहद अप्रिय हो। मुझे उस दिन के लिए खेद है मिस्टर लॉरे। मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अब से और ज्यादा सावधान रहें या फिर सीधा शादी ही कर लो। इससे मुझे गुस्सा नहीं आएगा। शादी किसी और से करने की बात कर रहा है वो, ईना से नहीं। पवेल गुस्से वाली स्माइल के साथ कहता है क्या आप अभी सचमुच माफी मांग रहे हैं? और बैरन बस अपनी कैप पकड़कर सर हिलाता है। हमें यहाँ से बाहर का सीन दिखाया जाता है। लीसा और ईना बहुत तेज भागते हुए जा रहे होते हैं, शायद उसी शॉप की तरफ। ईना भागते हुए मन में सोचती है कि अगर पवेल सहमत भी हो गया था तो मुझे अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। मुझे बेचैनी हो रही है, मैं अब और यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। और बैरन शॉप से निकल कर बाहर की ओर आता है। ईना उसको देखकर सोचती है क्या वो दोबारा पवेल को मार सकता है। ईना उसको देखकर वहीं पे रुक जाती है और वो बहुत तेज हाँफ रही होती है क्योंकि वो भाग कर आई है ना। बैरन ईना को ऐसे देखकर कुछ बोलने जा रहा होता है लेकिन वो नहीं बोलता। और फिर जो स्टाइल उसने अंदर पवेल को करके दिखाया था वही स्टाइल वो बाहर ईना को भी कर देता है। अपनी कैप पकड़कर सर हिलाता है और ये करने के बाद वो ईना के नजदीक जाता है। ईना बैरन को देखकर सोचती है हालांकि ऐसा नहीं लगता कि कोई भी लड़ाई हुई है। बैरन उसे वही शहद के बादाम देते हुए कहता है ये लो। ईना कुछ बोलते बोलते रुक जाती है और फिर उसको लेकर उसको देखकर मन में सोचती है ये खुशबू तो, और कहती है ये क्या है। बैरन कहता है जब आपको पहले से ही पता है तो पूछने की जरूरत क्या है। ईना कहती है आप मुझे ये चीज क्यों दे रहे हैं। बैरन नजदीक आकर कहता है तुम बस अनजान होने का नाटक कर रही हो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। क्या आपको वो पसंद आया? ईना कहती है नहीं। बैरन कहता है ये झूठ है। ईना कहती है मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है प्रिंस डेटिंग। और ये बादाम भी एक एक करके। तभी बैरन कह देता है अरे जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम आश्चर्यजनक रूप से उग्र और चाइल्डिश हो गई हो। और मन में सोचता है मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है, भले ही तुम सब कुछ इतनी आसानी से भूल गए हो, तुम इतनी मामूली बात को लेकर अभी इतना परेशान क्यों हो रही हो। ईना कहती है हाँ मैं एक जोशीली बचकानी महिला हूँ, बिल्कुल ऐसी ही जिस महिला को आप कभी जानते थे वो अब यहाँ पे नहीं है। तो प्लीज उस बेकार सी मांग पर अड़े रहना बंद करो, आइए इस शादी को खत्म करें। बैरन कहता है नहीं। ईना कहती है क्यों। बैरन मुस्कुराते हुए कहता है जिस महिला को मैं पहले जानता था मुझे उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा आज का ये रूप पसंद है। जब तुम इतनी तनावग्रस्त नहीं होती हो तब तुम कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती हो। क्या तुम्हें पता है आपने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। ईना इरिटेट होते हुए कहती है क्या कहा आपने। बैरन कहता है मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो गया है तो चलो डेट पर चलते हैं। ईना कहती है मुझे ये बात एक बार और कहने दीजिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। बैरन कहता है क्या सच में? फिर मुझे कुछ और तरकीबाज़ पड़ेगी। ईना चिल्लाकर कहती है नहीं कुछ मत करो। बैरन कहता है फैसला मेरा है सिर्फ इसलिए कि हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ईना चिल्लाकर कहती है मुझे तो बस इस बात से भी नफरत है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बेचारी लीसा पीछे से खड़े होकर उन दोनों को रोड में लड़ते हुए देख रही होती है। बैरन अभी भी मुस्कुराते हुए कहता है सुनो ईना, एक तरफा प्यार के लिए भला किसी इजाजत की जरूरत होती है? क्या तुमने मेरे पीछे पड़ने से पहले मेरी परमिशन ली थी? ईना ये सुनकर वहाँ से मुंह बनाकर जाने लगती है और बेचारी लीसा ईना का ये मुंह देखकर उसे कुछ कह भी नहीं पाती। ईना जाते हुए गुस्से में मन में सोचती है सीरियसली मुझे उसमें एक भी बात पसंद नहीं है। और बैरन अभी भी अपना स्टाइल मारकर खड़ा होता है और इसे है कि वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन बैरन मायूसी से ईना की तरफ देख रहा होता है। ईना को पता होता है कि वो देख रहा है लेकिन वो फिर भी उसको इग्नोर कर रही होती है। बैरन ईना से कहता है आपने पहले क्यों नहीं पूछा वो पेंटर कैसा है, आप तो वहाँ पे यही कंफर्म करने आई थी है ना। ईना कहती है क्योंकि मुझे पता था कि कोई घटना नहीं घटी है इसलिए मैं चिंतित नहीं थी। बैरन पूछता है कि आपको इस बात पर इतना यकीन कैसे था। ईना कहती है यदि ऐसा होता तो महाराज ने ऐसा चेहरा नहीं बनाया होता और ना ही तुम मुझसे उस तरह का मजाक कर रहे होते। बैरन ईना की ये सारी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता है। बैरन उसे बताता है कि मैंने उससे माफी मांगी, यानी परिवार में पिकनिक के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने पवेल लॉरे से तहे दिल से माफी मांगी। ईना को ये बात हजम तो नहीं हो रही होती लेकिन वो कहती है अच्छा ऐसा है, कृपया दोबारा ऐसा मत करना महाराज, जो भी सोचे पवेल और मैं सिर्फ दोस्त हैं और अब। लेकिन तभी बैरन कहता है ईना चाहे तुम जो कुछ भी कहो मैं उस कमीने पेंटर से हमेशा नफरत करूंगा। सच कहूँ तो मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम्हें पता है। अगर आप बाकी उस पेंटर को लेकर चिंतित हैं तो फिर अच्छा होगा कि आप उस पर नजर भी ना डालें और भी अच्छा होगा अगर आप उसका नाम भी ना ले तो। ईना कहती है जलन? क्या आप ये कह रहे हैं महाराज कि आपको इस समय पवेल लॉरे से जलन हो रही है? क्या आपका यही मतलब है? लेकिन आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। और मन में सोचती है वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है और कहती है खैर। लेकिन इस समय बैरन मुस्कुरा रहा होता है। बैरन मन में सोचता है एक
मूर्ख निराशा से डूब रहा है, डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा है अपनी पत्नी का दिल वापस जीतने के लिए, जिसने तलाक की इच्छा जाहिर कर दी। जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस समय कितना पथेटिक दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लेडी ईना को नहीं समझता, लेकिन और मुस्कुराते हुए कहता है, हे लेडी ईना, जिस राजकुमार से आप प्यार करती थी वो भी यहाँ पे नहीं है, ये मैं ही हूँ। वो उसको ये बताना चाह रहा है कि वो अलग था और अब मैं बदल गया हूँ, और मन में सोचता है अब सच्चाई को स्वीकार करने का समय आ गया है, मुझे लेडी ईना चाहिए थी, स्वयं लेडी ईना, उनका प्यार नहीं, लेडी ईना से प्यार करने का मौका। और कहता है, मैं नई सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ, आज मैं जो व्यक्ति हूँ। लेकिन तभी ईना के बगल वाली लीसा जाग जाती है और वो लेडी ईना से पूछती है कि क्या हम अभी भी वहाँ पे हैं, आज रात के खाने में क्या क्या है। लेकिन बैरॉन को जो भयंकर गुस्सा आ रहा होता है लीसा के ऊपर। ईना कह रही होती है कि मिसेस ग्रेवी ने कहा कि वो अपनी कुछ खास चीजों के साथ आज हमें अपनी स्पेशल स्किल दिखाएगी, और गुस्से से बैरॉन सोच रहा होता है कि मैं उसे मार डालूंगा। लीसा कह रही होती है कि आज हमें प्राप्त कृत्रिम फूलों की माला पिछले वाले से कम है। ईना कहती है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे अमाउंट में बदलाव कर दिया है, अब जब हमें थोड़ी राहत मिली है तो अब हम इस बार आराम से काम कर लेंगे। लीसा कहती है और बछड़े के बारे में। और ऐसे बातें करते करते वो लोग घर तक पहुंच चुके होते हैं और बैरॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा होता है, क्योंकि उसकी वजह से बैरॉन ईना से बात नहीं कर पाया। वो मन में सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे मार डालूंगा। और फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मिसेस ग्रेवी ग्रैंडमा से कह रही होती कि मैडम हमें आखिर क्या करना चाहिए, महारानी डिचेस का जन्मदिन जल्दी आने वाला है, और अगर तब तक माँ महिम वापस नहीं लौटे तो। बैरॉन उन लोगों की बातें सुन लेता है और वहाँ पे आकर कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, जो देखकर मिसेस ग्रेवी तो डर जाती है। वो डरते हुए कह रही होती कि मुझे बहुत खेद है महाराज। बैरॉन कहता है ये ठीक है, बिन बुलाए मेहमान को नजरअंदाज करें। मिसेस ग्रेवी तुरंत कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। बैरॉन कहता है कि जब तक महारानी अपने जन्मदिन पर खुश है उतना ही काफी है, बेशक मेरे रहते हुए ये ऐसा नहीं होगा। तभी ग्रैंडमा कहती है कि अब आप जा सकती हैं मिसेस ग्रेवी, और बैरॉन को देखकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप अभी घुड़सवारी करने जा रहे हैं। बैरॉन कहता है हाँ बैरोनेस। ग्रैंडमा मन में सोचती है वास्तव में इस आदमी में ऐसी क्या बात है जिसने ईना को पकड़ लिया और उसे फिर से घायल कर दिया, अब मुझे समझ आ गया। बैरॉन इजाजत लेने के लिए कहता है तब, लेकिन तभी बैरोनेस कहती है ऐसा लगता है कि आपके और ईना के बीच अभी भी काफी तनाव है। बैरॉन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। बैरोनेस कहती है ये इतना आसान नहीं होगा, और मन में सोचती है हालांकि ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला है और साथ ही मुझे बहुत सॉरी फील भी होता है। उसके तरीके मिसगाइड थे, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है ये राजकुमार वास्तव में ईना से प्यार करता है, ठीक इसी वजह से मैं उनकी बातों को समझ रही हूँ। और कहती है उनके जन्मदिन पर भोज के टेबल पर मैं आदेश देती हूँ कि आपके लिए भी एक सीट तैयार की जाए ग्रैंड ड्यूक। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ईना इसको आज्ञाकारी रूप से स्वीकार कर लेगी। और फिर वो ये कहने के बाद अपनी टेबल पे रखी हुई घंटी को बजाती है। सर्वेंट आती है और कहती है कि आपने मुझे बुलाया था मैडम। ग्रैंडमा कहती है कि लीसा को अस्तबल में होना चाहिए, मुझे उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में भेजना है, इसलिए कृपया आप उसे बुला लाएं। और बैरॉन को देखकर कहती है वो अपनी नौकरानी के साथ बछड़े को देखने गई थी, इसीलिए लेडी ईना को भी इस समय अस्तबल में होना चाहिए था। यूर ग्रेस, मुझे लगता है कि अब आपको भी जाना चाहिए, और चलिए अब हम सब अपने अपने काम पर ध्यान देते हैं। बैरोनेस का ये इशारा बैरॉन समझ जाता है, और फिर सीन शिफ्ट होकर हम अस्तबल का सीन देखते हैं। मेड लीसा को बुलाने आई होती है वहाँ पर। वो जाकर वहाँ पे खड़े हुए एक आदमी से कहती है कि मिस्टर रोयस, क्या लीसा यहाँ पर है? ओ वो रही। वो लोग बात कर रहे होते कि बछड़े का नाम क्रिस्टिया कैसा रहेगा, ये कुछ ज्यादा ही फैंसी नाम है। तो फिर लीसा कहती है क्रिस्टिया, तो फिर एला नाम कैसा है? और जब वो मेड अंदर चली जाती है तो वो आदमी बैरॉन को देखने लगता है। वो उसको देखकर शॉक होते हुए कहता है महाराज। बैरॉन कहता है मैं यहाँ पे घोड़ा लेने आया हूँ। रोवेस कहता है तो अब मैं चलता हूँ। बैरॉन कहता है नहीं ठीक है, और वो मेड लीसा को पकड़ के वहाँ से ले जा रही होती है। लीसा जैसे ही बैरन को देखती है तो वो शॉक के मारे एकदम बोलने लगती है, लेकिन तभी बैरन उसे चुप रहने का इशारा कर देता है ताकि उसकी आवाज सुनकर ईना भी कहीं उसके साथ ना चली जाए। वो लीसा के पास आकर उसे भयानक तरीके से डराते हुए कहता है बिल्कुल चुपचाप चली जाओ लीसा, इससे पहले कि मैं तुम्हें काट डालूं। बैरन की ये धमकी से लीसा बहुत डर जाती है। वो मन में सोचती है ग्रैंड टीचर्स, मुझे बहुत खेद है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, मैं इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। और वो खांसते खांसते कहती है इमरजेंसी, अपने पीछे देखो, आपके पीछे भेड़िया आ रहा है। ये वो धीरे से कह रही होती क्योंकि तेज कहेगी तो बैरन उसको काट डालेगा ना। बैरन ये देखकर मन में सोचता है उसकी लॉयल्टी ने तो मेरा दिल छू लिया। ईना बछड़े के पास बैठकर उससे बात कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि आपको कौन सा नाम पसंद है, क्रिस्टा या फिर सेल्विया। लेकिन तभी वो अपने बगल में देखती है, उसको वहाँ पे लीसा नहीं दिखती, और जैसे ही वो अपनी मुंडी ऊपर करती है तो बैरन उसको वहाँ पे खड़े होकर देख रहा होता है, जिसको देखकर ईना शॉक हो जाती है।
और तुरंत ही खड़ी होकर बैरन से कहती है, मुझे ये मत बताना कि तुमने जानबूझकर लिसा को भेज दिया। बैरन कहता है, बिल्कुल नहीं, आपकी नौकरानी को बैरोनेस ने बुलाया था। ईना कहती है, क्या तुम सीरियस हो? बैरन कहता है, लगता है आपको ठीक से नहीं दिखता। खैर मुझे इसके बारे में क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ राइड करने आया हूँ, लेकिन अगर आप बाकी जिद कर रही हैं तो मैं आपके साथ अकेले रह सकता हूँ। ईना कहती है, नहीं तो फिर महाराज आप आगे बढ़कर अपनी राइड करिए। और वो जाते हुए कहती है कि मुझे अब लिसा के पास वापस जाना चाहिए। लेकिन तुरंत ही बैरन ईना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ईना क्या मुझे आप अपने 10 मिनट दे सकती हैं? और ये सुनकर ईना बैरन को देखने लगती है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो गाइस इस कहानी के जो ऑथर है ना, वो टाइम पे स्टोरी नहीं पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कभी पार्ट को थर्सडे डालते हैं, फिर कभी फ्राइडे, और आज उन्होंने सैटरडे में डाला है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब बैरन ने कहा था, ईना। ईना बैरन को देखती है और बैरन उससे कहता है, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। वो उसके हाथ में घड़ी देते हुए कहता है, अगर आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि अंत में बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। ईना उस घड़ी को देखते हुए कहती है, किस तरह की गलतफहमी? बैरन कहता है, ये गलतफहमी कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो और आपको डर लग रहा है कि कहीं आपकी फीलिंग उजागर ना हो जाए, इसीलिए आप भागने की कोशिश कर रही हैं। मेरा मतलब है इस तरह की गलतफहमी। ईना घड़ी को देखती है और कहती है, अभी 10:25 हो रहे हैं, मैं ठीक 10:35 में यहाँ से चली जाऊंगी। बैरन ईना की बातों में सर हिलाकर सहमति देता है। ईना का ध्यान तो बस उस घड़ी में ही होता है और बैरन ईना को देख रहा होता है। वो कहता है, क्या आप गाय के बच्चे से बात कर रही थी? ईना बताती है कि लिसा और मैं गाय के बच्चे का नाम चुन रहे थे। बैरन कहता है, सिर्फ नाम में भी आपकी लगन तो काफी लाजवाब है। ईना कहती है, मेरा मजाक मत उड़ाओ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बैरन गाय और गाय के बछड़े को देखता है। वो उनको देखकर सोचता है, ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही है। वो बछड़ा, एक माँ अपने बच्चे पे लाड प्यार लुटाती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। एक बच्चा जो हर जगह अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। मुझे लगता है कि मुझे ये बात पता है कि आखिर ईना क्यों ये सीन देख रही थी। वो अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोच रही होगी, इसीलिए उस नन्हे जानवर के प्रति उसे और भी ज्यादा लगाव रहा होगा। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। आधी रात को भाग जाने से लेकर डिवोर्स पेपर भेजने के बाद भी, अपने दिल को इतनी बेरहमी से कठोर करने के बाद भी, वो अपने दिन इसी दयनीय स्थिति में डूबी हुई बिताती है। जब भी मैं इस महिला के बारे में सोचता हूँ मेरा गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन साथ में उस अनंत काल तक की बर्फीली शांति में डूबा चला जाता है। ईना का ध्यान लगातार उस घड़ी में ही होता है और बैरन उसको देखते हुए सोचता है कि एक अलग तरह का अजीब सा गुस्सा है। ईना कहती है, बस 5 मिनट बचे हैं। बैरन को कुछ स्मेल आती है और वो सोचता है, दोबारा मुझे उसी तरह की भारी मात्रा में खून की गंध आ रही है। लेडी ईना के जागने से पहले हमने जो चीजें कलेक्ट करी वो कुछ ये हैं। ये बातें उसको मीर ने कही होती है पास्ट में। बैरन सोचता है, कुछ ऐसा ही था उस दिन नौकरों द्वारा लाई गई बच्चे के लिए कुछ चीजें। मैंने हर एक को अपनी आंखों से देखा। वो बताता है कि भले ही मैं एक ऐसी चीज में फंस चुका हूँ जहाँ पे घटनाएं कभी खत्म ही नहीं हो रही, लगातार एक के बाद एक घटना हो रही है। मैंने ये सोचकर हंसी हंसी कि मैंने उन्हें कितनी सावधानी से अलग करा था, क्योंकि वो सभी छोटे और हम्बल थे। मुझे सचमुच ऐसा लगा कि जैसे मैं अपना मानसिक संतुलन खो दूंगा, लेकिन अब बच्चा चाह चुका था, इसीलिए मैं केवल एक ही फैसला ले सकता था, केवल एक ही, उसे बाहर फेंक दो। उस रात ये बातें धुएं और राख में परिवर्तित होकर इस दुनिया से गायब हो गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई, बिल्कुल हमारे पहले बच्चे की तरह। ये बात सिर्फ ईना की नहीं है कि कौन भाग रहा है। तभी ईना कहती है, अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपने इस कॉन्वर्सेशन के लिए रिक्वेस्ट क्यों करी? बैरन अभी भी उसे चुप होकर देखता है और फिर कहता है, एक गिफ्ट। मुझे बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए? आपका जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। और सोचता है, ये सुनने में सरासर बेवकूफी भरा लग सकता है, लेकिन मुझे सच में और कुछ कहने के लिए सूझ ही नहीं रहा। तभी ईना घड़ी देखते हुए कहती है, 10 मिनट और समय खत्म। उसे घड़ी वापस करते हुए कहती है, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ तो योर हाइनेस, मुझे आपसे केवल डिवोर्स ही चाहिए। और जहाँ तक रोमांस जैसी किसी भी चीज की बात है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो बैरन को ये सब कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बैरन पहले शांत रहकर फिर उससे कहता है, उस बछड़े के नाम चुनने के बारे में। ईना बैरन को थोड़े गुस्से से देखती है। बैरन स्माइल के साथ कहता है, उसे बस डिवोर्स कहिए। क्या ये उस बछड़े का नाम डिवोर्स बता रहा है? बैरन कहता है, आजकल आपको सबसे ज्यादा यही शब्द पसंद है ना? ईना समझ जाती है कि वो अब मुझे टॉन्ट मार रहा है और वो ये सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बैरन घोड़े में बैठकर घुड़सवारी के लिए जंगल में चला जाता है। वो बहुत ही शांति से जंगल को देखने लगता है। वो थोड़ा बहुत जंगल में टहलता है और उसके बाद घर की ओर चला जाता है। हम वार्डन हाउस को देखते हैं। बैरन अपनी रूम की खिड़की में बैठकर बाहर की ओर देख रहा होता है।
तभी उसका बटलर आता है, मतलब असिस्टेंट भी कह सकते हो। वो आकर कहता है क्या आपको वो मिल गया योर हाइनेस? बैरन उससे कहता है कि मुझे सुवेरियन में एक छोटी सी ट्रिप पे जाना है, भले ही देर हो जाए लेकिन लेडी ईना के बर्थडे से पहले। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? बैरन का असिस्टेंट कहता है हाँ बिल्कुल, जैसा आप आदेश दे योर हाइनेस। में वार्डन हाउस को दिखाया जाता है, वहाँ पे ईना के बर्थडे के लिए इतने सारे तोहफे आए होते हैं कि उसको देखकर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि हे भगवान। दादी कहती है कि ईना आखिर ये सब क्या हो रहा है, और ईना का चेहरा देख के पता लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। असिस्टेंट कहता है कि ग्रीटिंग योर हाइनेस, राजकुमार ने आपके लिए ये सारे तोहफे तैयार किए हैं। पीछे से दादी कहती है कि धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। वहाँ पे ईना बेसुध खड़ी होती है और सोचती है क्या हुआ, मैं बिना सोचे समझे कह सकती हूँ दूसरों पे थोपने के लिए अंधाधुंध चीजें खरीदना, वो भी इतने एक्सपेंसिव। बैरन डेनिस्टर इसी तरह से काम करता है। पीछे से दादी कह रही होती है कि ईना ईना कहती है हमें साथ में ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन मुझे माफ करना दादी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ईना रूम में जाते हुए सोच रही होती है कि वो जरा भी नहीं बदला। बैरन के साथ बिताया गया जन्मदिन मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ये इतना मजेदार नहीं होगा, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि ऐसा दोबारा होगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे इस तरह के क्रूर अपमान का सामना करना पड़ेगा। ईना अपने कमरे में आ जाती है। बैरन उसको आवाज देता है ईना। ईना अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और वो अभी भी उदासी होती है। बैरन मुस्कुराते हुए कहता है मैंने सुना है कि गिफ्ट आ गए हैं। ईना बैरन को देखकर एक नखरे वाली स्माइल करती है और सोचती है पिछले साल हमारे हनीमून पर मेरे जन्मदिन के दौरान शाम को तुमने मुझे इतनी ही कोमलता से मुस्कुराते हुए देखा था जितनी कोमलता से तुम मुझे अभी मुस्कुराते हुए देख रहे हो। इससे ये सब और भी ज्यादा क्रूर हो गया। और कहती है हाँ तुम्हारा स्वार्थी दिल आज भी उतना ही ढीठ है जितना पहले था, मुझे मैसेज मिल गया। बैरन कहता है क्या? ईना कहती है पिछले साल मेरे जन्मदिन पर तुमने जो मेरे लिए एक निशान छोड़ा था क्या उतना काफी नहीं था? बैरन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ईना कहती है कि जब आप मुझ पर इतना दिखावटी गिफ्टों को थोपते हो, क्या आपने इस बात पे विचार किया है कि किस तरह की अफवाहें फैलना शुरू हो सकती हैं, या फिर वो अफवाहें मेरी जिंदगी को कितना मिजरेबल बना देंगी? खैर बेशक आपने ये सब नहीं सोचा होगा क्योंकि आपके जीवन में मेरी इच्छा का कोई भी महत्व नहीं है। बैरन कहता है कि इस तरह बात मत करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर ईना फट जाती है और कहती है कि तुम कहते हो कि ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, तुम अब भी ये कैसे सोच सकते हो कि मुझे महंगे गिफ्टों से नवाजना मायने रखता है? क्या आपको सच में लगता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? यदि आप वास्तव में मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप मेरी उन भावनाओं को समझ सकते हैं जिनके कारण मैंने घर छोड़कर तलाक लेने का फैसला किया। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो आप जानते हो कि आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। बैरन ईना की ये सब बातें सुनकर चिंता करते हुए कहता है ईना नीचे मुंह करके बहुत ज्यादा रो रही होती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज ये सब वापस ले जाइए। और मन में सोचती है मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को फिर से उम्मीद करने की इजाजत दे दी थी, मतलब उसे फिर से बैरन से उम्मीद होने लगी थी। वो आशा जो अनजाने में ही मेरे दिल में पनप रही थी वो अब टुकड़ों में बट चुकी है। जब मैंने गिफ्टों का पहाड़ देखा, और वो बहुत बुरी तरीके से रोते हुए कहती कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ बैरन प्लीज। बैरन भी उसके सामने एकदम सुन खड़ा होता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं। थोड़ी बर्फबारी हो रही होती है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती है। बैरन खिड़की में बैठा होता है और वो बाहर की तरफ ही देख रहा होता है। वो परेशान होते हुए सोचता है कि मैं उसे कुछ अच्छा देना चाहता था, मैंने ये इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे लगा कि एक एक्सपेंसिव गिफ्ट उसका दिल खरीद सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो इन सब के लायक है। सब कुछ शांत है, घर हमेशा से शांत ही रहा, लेकिन आज इसका कारण मैं ही हूँ। पिछले साल भी उसके जन्मदिन पर ईना रोई थी और उसका कारण भी मैं ही था। मुझे अपनी पत्नी की खूबसूरत सी वो मुस्कान देखकर बहुत आनंद आता था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ईना को वास्तव में कैसे हंसाया जाए। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ इस तरह। तो तभी असिस्टेंट आके बताता है कि हिज हाइनेस अभी भी अपने कमरे से बाहर निकलने से मना कर रही है, और मन में सोचता है कि क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। बैरन सोचता है कि जन्मदिन मनाने वाली लड़की ने अभी तक एक बार ठीक से खाना तक नहीं खाया है, और उसका जन्मदिन बिना किसी का ध्यान खींचे ही बीतने वाला है। एक ऐसा जन्मदिन जिसे किसी ने याद नहीं रखा, ठीक वैसे ही जैसे ग्रैंड डिचेस के पहले जन्मदिन पर हुआ था। मुझे पता है कि अगर मैं चला जाऊं तो ये ईना के लिए सबसे अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। चाहो तो मुझे सेल्फिश कह सकते हो, लेकिन एक सत्यवादी पुरुष बनने का मतलब ईना को खोना है, तो मैं एक खुश मिजाज मूर्ख बनना पसंद करूंगा। तो एक मूर्ख के लिए सबसे अच्छी चॉइस क्या हो सकती है? और फिर वो अपना फेस घुमाता है, उसकी नजर सोफे पे रखे एक गुलदस्ते पे जाती है। वो उसको देखकर सोचता है कि वो लिली ऑफ द वैली, जिसको सुवेरियन से लाने के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी,
और फिर उसको देखते हुए उसके दिमाग में कुछ चलता है, वो कुछ सोचने लगता है। फिर उसकी नजर टेबल पे जाती है। वो टेबल के पास आकर रखी हुई चीजों को देखकर सोचता है कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। और फिर हम देखते हैं बैरॉन को मेहनत करते हुए। वो ईना के लिए नोट लिखने की कोशिश कर रहा होता है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि उसने कितने सारे नोट खराब कर दिए। वो सोच ही रहा होता है कि क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। वो बहुत गहरी सोच में होता है। वो अपनी लाइफ में पहली बार नोट लिख रहा है। उसने नोट पे डियर ईन नहीं लिखा होता है। वो सोचता है कि मुझे लगा था कि ये आसान होगा, लेकिन उसके नाम के अलावा मैंने तो एक भी लाइन नहीं लिखी। और फिर अचानक से उसके उस लेटर में वो इंक गिर जाती है, जिसको देख के वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसलिए वो उसको भी मोड़ मार के फेंक देता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाता है और सोचता है, एक ऐसी महिला जिसके पास में हॉलवे को पार करके भी पहुंच सकता हूँ, लेकिन मुझे एक लेटर लिखने में भी इतनी कठिनाई हो रही है। ये कितना रिडिकुलस है। पिछले सर्दियों में ईना के जन्मदिन पर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और वो ये सोचते हुए बाहर की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वो याद करता है वो पिछले साल की बात। वो सोचता है कि जिस क्षण मेरी नजर उस मनमोहक लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य पर पड़ी, मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने उस अज्ञात भावना के नाम पर विचार करा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। और ये सोचने के बाद वो फिर से झट से बैठ जाता है। वो फिर से पूरे मन से ध्यान लगाकर ईना के लिए लेटर लिखने लगता है। और हम ईना का कमरा देखते हैं। ईना के कमरे में बहुत सारे फ्लावर्स रखे होते हैं, कृत्रिम फ्लावर्स, वो फेक वाले फ्लावर्स। और लीसा और ईना उन फूलों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मतलब अपने बर्थडे के दिन भी वो काम कर रही है। तभी लीसा कहती है, क्षमा कीजिए योर हाइनेस, लेकिन अब भोज की तैयारी करने का समय आ चुका है। ईना ये सुनकर लीसा मैं, और तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। दरवाजे के बाहर से वो बोलता है कि योर हाइनेस, ये मैं हूँ मिलर। लीसा बहुत गुस्से में दरवाजा खोलते हुए मन में सोच रही थी कि राजकुमार बुरा है और उसके सर्वेंट भी बुरे हैं। लीसा कहती है कि क्या है। मिलर कहता है कि राजकुमार ने मुझसे ऐसा कहा था कि इसको आपके पास पर्सनली डिलीवर करवाना है, मतलब वो चीज वो लीसा को नहीं दे सकता। इसलिए वहाँ पे ईना आती है और कहती है कि वो क्या है। वो फ्लावर देते हुए कहता है कि ये फ्लावर है योर हाइनेस। ईना ये देखकर सोचती है कि लिली, घाटी की लिली। मिलर कहता है कि और एक लेटर भी है। और तभी हमें बाहर का सीन भी दिखाया जाता है। बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही होती है। आर्या लेटर को खोलते हुए सोच रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये अपने आप में ही काफी आश्चर्यजनक वाली बात है कि उन्हें वैली ऑफ द लिली याद थी, लेकिन सच में एक लेटर लिखना, वो बार बार ऐसे काम क्यों करता है जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। लेटर में लिखा होता है कि मेरी राजकुमारी के लिए। ईना मन में कहती कि मुझे इसकी शुरुआत पसंद नहीं आई। वो आगे लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि सबसे पहले आपके जन्मदिन को अनजाने में खराब करने के बारे में मैं अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस करते हुए मैं केवल अपनी फीलिंग्स को तेजी से दिखाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी मंशा ठीक से व्यक्त नहीं हो पाई और इस चीज की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है। ईना ये देखकर मन में सोचते है उसका टोन। बैरॉन ने आगे लिखा होता है कि हालांकि लेजेंड के राजकुमार और बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में क्या मेरे लिए एक साधारण सा उपहार देना उचित होगा मेरी राजकुमारी के जन्मदिन पर। इस पॉइंट पर मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज पर विचार करेंगे। बेशक मैं केवल अपनी भावनाओं को दिखाने पर ध्यान केंद्रित करने की गलती से इनकार नहीं करता, मैं और अधिक विचारशील होने की मेरी विफलता को नहीं नकारता, इसीलिए कृपया मेरे इरादों को गलत मत समझो। इतनी देर रात भी मैं उस तरह से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ जिस तरह से आपको खुशी मिले, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं आता। गिफ्ट के अलावा और कोई तरीका, तो शायद ये तरीका भी गलत है, लेकिन फिर भी आपके आने वाले जन्मदिन के लिए, इसलिए मैं अपना आपको फाइनल गिफ्ट ऑफर करता हूँ। मैं भोज में शामिल नहीं होऊंगा, तो कृपया बैरोनेस के साथ अपने रात्रि भोज का आनंद लें। मुझे आशा है कि आप दोनों और बैरोनेस जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इस दिन को एक आनंदमय दिन के रूप में याद रखें। आपको जन्मदिन मुबारक हो ईना, आपका हस्बैंड बैरन टेनिस्टर। ईना वो लास्ट वाली लाइन सुनकर कहती है कि वो याद करती है ग्लैडिस ने कहा था कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर था, और मन में सोचती है कि ये बात सरासर झूठ थी या फिर राजकुमारी की पसंद कुछ ज्यादा ही विचित्र है। फिर वो घड़ी को देखकर सोचती है कि अरे समय तो देखो। वो प्यार से उन फूलों को देखने लगती है। कुछ देर बाद हम लिसा को देखते हैं जो खुश होते हुए कहती है कि बस हो गया, आप तो सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही हैं योर हाइनेस, आप आज मुख्य अतिथि के रूप में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। ईना स्माइल करके कहती है कि धन्यवाद लिसा। लिसा कहती है कि खाना शुरू होने वाला है तो चलिए चलते हैं। ईना कहती है कि हाँ। वो दोनों हॉल से होकर जाने लगते हैं। तभी ईना बैरॉन के गेट को देखकर रुक जाती है। वो बैरॉन के रूम के बंद दरवाजे को देखकर सोचती है बैरॉन अपना वादा निभाएगा, वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है। मैंने रात का खाना खाने के लिए अपना मन बना लिया, तो मुझे अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। लेकिन
इन। तभी लीसा कहती है योर हाइनेस। ईना लीसा से कहती है कि थोड़ी देर रुको लीसा। ये कहने के बाद वो बैरन के कमरे के दरवाजे पे नॉक करती है। हम देखते हैं कि अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी ईना आवाज देती है कि राजकुमार ये मैं हूँ। ईना की आवाज सुनकर बैरन दरवाजा खोल देता है और हम बैरन की हालत देखते हैं जो देखने में बहुत बुरी लग रही है। वो काफी उदास होता है और कहता है कि मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। ईना बुलंद आवाज में कहती है कि आइए और हमारे साथ भोजन कीजिए। बैरन उसकी बात सुनकर चुप रहता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है मैंने कहा था कि मैं भोज में ना शामिल होकर आपका जन्मदिन मनाऊंगा। क्या आपको मेरा लेटर नहीं मिला? ईना कहती है मिला है। बैरन कहता है तो? ईना कहती है कि चाहे मुझे पसंद हो या फिर ना हो, आप इस घर में ठहरे हुए एक अतिथि हैं। किसी अतिथि के साथ बुरा व्यवहार करना, एक महिला ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। ईना जब बात कर रही होती है बैरन की नजरें तो बस ईना की नजरों में होती है जिनमें अब कोई भी मायूसी नहीं होती। इसलिए वो उसकी बात मानकर कहता है कि मेरा इंतजार कीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब टेबल पर खाना वाना लग चुका होता है, बर्थडे केक भी आ चुका होता है और वहाँ पे ईना के बगल में बैरन ही बैठा होता है। मीट कह रही होती है बैरोनेस ने ये केक स्पेशली आपके लिए बनाया है, चलो अब मोमबत्ती बुझाने का समय आ चुका है। लीसा कहती है कि जल्दी करो, एक विश मांगो माय लेडी। बैरोनेस कहती है कि क्या तुम तैयार हो ईना? ईना कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। बैरन केक को देखकर सोचता है कि ये केक पक्का ईना का टेस्ट बैरोनेस से ही आया होगा। ईना आंखें बंद कर विश मांगती है और वो तिरछी नजरों से बैरन को भी देखती है। बैरन भी ईना की नजरों को देखता है, शायद उसे पता होता है कि वो क्या विश मांगेगी और इस टाइम पे उसकी आंखों में डर होता है। वो मन में सोचता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, आपकी इच्छा आखिर वो क्या हो सकती है? ईना के फेस में स्माइल तो होती है पर वो स्माइल रियल नहीं होती। बैरन उसके चेहरे को देखकर सोचता है उसका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। इससे मैं और क्यूरियस हो रहा हूँ, लेकिन किसी कारणवश मुझे लगता है कि मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए। बैरोनेस ड्रिंक के ग्लास को उठाते हुए कहती है कि जन्मदिन की बधाई हो डियर, मुझे बेहद खुशी है कि तुम इस दुनिया में पैदा हुई। ईना कहती है कि धन्यवाद दादी माँ। दादी को गिलास उठाता हुआ देख बैरन भी अपना गिलास उठा लेता है, जिस वजह से सबके सब उसको देखने लगते हैं। वो ईना की तरफ देखकर कहता है कि हैप्पी बर्थडे ईना। ईना बैरन को देखकर एक नखरे वाला फेस बनाती है और फिर उससे अपने ग्लास को चीयर्स कर लेती है, जिससे बैरन को खुशी मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि वो गिफ्ट खोल रही होती है। वो कहती है कि वाव ये हेयर पिन तो बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू सो मच दादी माँ, मैं इसका बहुत अच्छे से यूज करूंगी। और फिर लगे हाथ बैरन भी उसे अपना गिफ्ट दे देता है। ईना बैरन को देखने लगती है। बैरन कह रहा होता है कि मुझे पता है कि आपको मुझसे उपहार लेना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे भी भोज में इनवाइट किया गया था, इसलिए आपको कम से कम शिष्टाचार का मिनिमम लेवल तो बनाए रखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बैरन ये सब क्यों कह रहा है। एक्चुअली बैरन ने ईना को कुछ गिफ्ट दिया है जिसकी चमक इतनी ज्यादा है कि लीसा और वो जो दूसरी मेड है उनकी आंखों में तो मतलब वो देख ही नहीं पा रहे होते उस गिफ्ट को। और बैरन भी उसकी इतनी चमक देखने के बाद मन में सोचता है कि धत तेरे की, क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं ईना फिर से नाराज ना हो जाए। हम उस चीज को देखते हैं, वो कुछ ब्रॉश टाइप का लग रहा होता है। वो मन में सोचता है कि मैंने सबसे छोटा वाला चुना, लेकिन सबसे हैरानगी वाली बात तो यह है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस पत्थर है, मतलब कीमती पत्थर। लीसा तो ईना का चेहरा देख के फिर से डरने लगती है। बैरन मन में सोचता है इतना बेकार काम करने के बाद मैंने आखिरकार अपनी लास्ट मिस्टेक को सुधारा और अब हम फिर से शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। बैरोनेस स्माइल कर रही होती है। वो मन में सोचती है कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन ईना उस ब्रॉच को छूते हुए कहती है कि धन्यवाद, ये सच में बेहद ही सुंदर है। बेचारे बैरन के इस वक्त तो पसीने छूट चुके होते हैं और वो अपनी सीरियस वाली नजरों से देख रहा होता है। मीट कहती है तो ठीक है, हम इन गिफ्टों को एक तरफ रख देते हैं, तो प्लीज आप लोग आराम से भोजन का आनंद लें। जिन डिशेस को बनाने में मैंने अपनी स्किल्स का प्रदर्शन किया है, हम उन्हें ऐसे ही ठंडा होने नहीं दे सकते। हम लीसा को देखते हैं जो सबको केक वगैरह बांट रही होती है मुस्कुराते हुए। ईना केक को खाती है, लेकिन बैरन बस प्यार से ईना को देख रहा होता है। बैरन ईना को मुस्कुराते हुए देखकर सोचता है कि लेडी ईना मुस्कुराई, वो बातें करते हुए मुस्कुराई, बड़े चाव से खाने को एंजॉय करते हुए खाना, और इस वक्त उसकी नजरों में बहुत सारा प्यार दिख रहा होता है। ईना भी उसकी तरफ देख रही होती है। वो मन में सोच रहा होता है कि और अब ईना 21 साल की एक यंग वुमन है। मेरी प्यारी सुंदर ईना। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा आधी रात का सीन दिखाया जाता है। हम ईना को देखते हैं जो अपने रूम की खिड़की खोलकर देख रही होती है। उस टाइम बहुत हवा चल रही होती है। वो बाहर की तरफ देख के कुछ सोच रही होती है, फिर वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके रूम से बाहर आ जाती है। वो जाते हुए मन में सोचती है कि लगता है अभी तक लीसा उठी नहीं है, बहुत बढ़िया, मैं अकेले ही वॉक करना चाहती थी। वो ये सब सोचने के बाद दरवाजा खोलने जा ही रही होती है, तभी उसे पीछे से हंसने की आवाज आती है, जो सुनकर वो थोड़ी रुक जाती है। उसके पीछे बैरन होता है जो मुस्कुराते हुए कहता है कि हेलो 21 ईयर्स ओल्ड ईना। ईना तो डर के मारे अपने दिल को संभालते हुए मन में सोचती है कि उफ, उसने तो मुझे डरा दिया। सुबह होने से ठीक पहले आखिर वो इस समय पे यहाँ पे क्यों आया है, आखिर उसने किस ओकेजन के लिए इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन तभी बैरन ईना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो ईना को अपना हाथ देते हुए कहता है कि प्लीज चलिए थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं।
इना पूछती है कि कहाँ पे जाना है। बैरॉन कहता है कि बस थोड़ी देर ऐसी टहलने के लिए। क्या ये आपके टहलने का सामान्य समय नहीं है? ये सुनकर इना थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसको समझ आ गया है कि बैरॉन इस वक्त सिर्फ उसके लिए उठा है। फिर वो मुंह फेरते हुए जाते हुए मन में सोचती कि रहने भी दो, उससे इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। आज के ही दिन में 21 ईयर्स की हुई हूँ, मैं इस आदमी को सब कुछ बर्बाद करने नहीं दूंगी। और ये सोचकर वो बस बिना उसको कुछ बोले आगे आगे चलने लगती है और बैरॉन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो आगे चलते चलते बैरॉन को पीछे मुड़कर देख रही होती है। बैरॉन बस बिना कुछ कहे चुपचाप ही उसको फॉलो कर रहा होता है। एना उसको ऐसे देखकर फिर अपना फेस आगे करके बस चलने लगती है। वो आगे आगे, बैरॉन पीछे पीछे, वो दोनों बस साइलेंटली ऐसे वॉक करते रहते हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा रुक जाती है। बैरॉन फिर से उसके बराबर में आ जाता है और वो उसको फिर से अपना हाथ देता है साथ में चलने के लिए। इस वक्त भी वो कुछ भी नहीं कहता, बस अपना हाथ देता है साइलेंटली। लेकिन एना फिर से उसे रिजेक्ट करके मुंह फेर के आगे जाने लगती है, जो देखकर बैरॉन फिर से भेड़िए वाली स्माइल हंसता है। सच में इस वक्त सिर्फ पिक्चर से कोई कुछ भी नहीं सोच रहा। मुझे नहीं पता मैं आपको ये कैसे एक्सप्लेन करवाऊं। मतलब आप देख सकते हैं वो बस आगे चल रही है, बैरॉन उसके पीछे चल रहा है। वो व्यू को देख रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं। फाइनली एना को यहाँ पे थोड़ा बुरा फील होने लगता है। बुरा फील मतलब कि वो व्यू को देखकर कुछ सोचने लगती है। ये भी विंटर का समय है तो यहाँ का व्यू थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन समर के टाइम पे यहाँ पे इनकी मेमोरीज थी। एना उस व्यू को देख के सोचती है कि यहाँ पे पिछले स्प्रिंग में मैं और बैरॉन यहीं पे पिकनिक मनाने आए थे। मैं बहुत ज्यादा नशे में थी और अंत में मैंने बहुत ही ज्यादा शर्मनाक काम कर दिया। वो किसके बारे में सोचने लगती है। वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है ये सोचकर और मन में सोचती है कि चलते समय मेरा ध्यान इतना भटक गया कि मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बैरॉन को शायद ये बात अभी तक समझ में नहीं आई होगी। मतलब उसको लग रहा है कि बैरॉन को ये चीज पता नहीं होगा कि वो यही जगह थी जहाँ उन्होंने पिकनिक बनाई थी। फिर उसने ध्यान दिया और इस वक्त वो बैरॉन को देख रही होती है और वो बैरॉन से अपना मुंह छुपाकर आगे जाने लगती है। तभी बैरॉन पीछे से उसको आवाज लगाता है, लेडी ईना, और वो वहाँ पे रुक जाती है। बैरॉन उससे कहता है कि आपने मुझसे जो वादा किया था उसका प्रतीक, वो लिली ऑफ द वैली, सच कहूँ तो मैंने उसे फेंक दिया था। वो पहला फूल जो ईना ने बैरॉन को दिया था जब बैरॉन ने ईना की जान बचाई थी, ईना ने इसलिए उसको थैंक यू गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये बात उसने ईना को पहले झूठ कही थी कि उसने संभाल के रखा है, लेकिन आज उसने सच बता दिया। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।